मिल गई फाइल के नहीं? मिल गई? शक्ल ने तो ऐसी बनाई जैसे मिली ना हो। इस फाइल के बिल्कुल लास्ट में जाओ, बिल्कुल लास्ट में। लास्ट वाले जो है वो डिस्कस करने वाले हैं अभी, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट में जो आपके पास दिया गया है करंट अफेयर, दैट इज अबाउट मालदीव्स, राइट। मालदीव का इशू हमने न्यूज में बार बार देखा है। जो ऑनलाइन भी हम लोग वो करंट अफेयर के 5 MCQs डिस्कस करते हैं, उसमें भी कई बार मैं आपको MCQ दे चुका हूँ मालदीव का। मालदीव का इशू अभी चल रहा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मालदीव लोकेटेड कहाँ पे है। दिस इज इंडिया, है ना। यहाँ पे हमारे पास एक कंट्री पड़ता है जिसका नाम है श्रीलंका, राइट। इंडिया के इस वाले पॉइंट से जो लाइन निकलती है, दिस पॉइंट, मतलब जो हमारा मेनलैंड इंडिया का बिल्कुल साउथ वाला पोर्शन, कौन से वाला, कन्याकुमारी वाला पोर्शन, यहाँ पे है ना कन्याकुमारी, इधर है हमारा कन्याकुमारी, जो किसमें है, तमिलनाडु स्टेट में। दिस इज तमिलनाडु। यहां से हमारा एक लैटिट्यूड निकलता है जिसका नाम है 8.4 डिग्री। 8.4 डिग्री is the latitude that mark the southernmost point of mainland India। एक और लैटिट्यूड है हमारे पास, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पड़ते हैं इधर, इस तरीके से। यहाँ पे पड़ता है आपका ग्रेट निकोबार, दिस इज ग्रेट निकोबार, जिसमें हमारे पास ये जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एज इंदिरा पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज इंदिरा पॉइंट। ये वाला जो हमारा लैटिट्यूड है, यहां से जो निकलता है इस तरीके से, दिस लैटिट्यूड, ये है आपका अराउंड 6.4 डिग्री का लैटिट्यूड। सो वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का जो सदर्न टिप है वो कौन सी लैटिट्यूडनल लाइन पे है, तो वो है 6.4 डिग्री पे, दैट इज इंदिरा पॉइंट। अगर पूछा जाए मेन लैंड इंडिया, क्योंकि दैट इज द आइलैंड, मेन लैंड इंडिया में कन्याकुमारी है, दैट इज ऑन 8.4 डिग्री लैटिट्यूड। अब 8.4 डिग्री है तो इसके नीचे यहाँ पे एक आपका और लैटिट्यूड होगा, दैट विल बी योर 8 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको 8 डिग्री चैनल भी बोला जाता है। 8 डिग्री चैनल, चैनल मतलब एक वाटर बॉडी आप बोल सकते हो। 8 डिग्री चैनल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे ना हमारा एक आइलैंड पड़ता है, दैट इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बहुत सारे छोटे 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 यहाँ पे आइलैंड्स हैं हमारे पास। इन सबको कलेक्टिवली हम बोल देते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी, है ना। ये वाला जो मैंने यहां पे बनाया है, इट इज कॉल्ड एज मिनी क्वाई, इट इज कॉल्ड एज मिनी क्वाई आइलैंड। एक यूपर पड़ता है आपका यहाँ पे, दैट इज योर कावारती, दैट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ पे आपका मिनी क्वाई है, नीचे आपका 8 डिग्री है, और उसके नीचे आपको कुछ छोटे 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 आइलैंड देखने को मिलेंगे, जिनको कलेक्टिवली बोल दिया जाता है मालदीव्स, राइट। तो ये जो पॉइंट है ना आपका, दिस 8 डिग्री चैनल, ये क्या करता है, इंडिया को मिनी क्वाई से, आपके सॉरी मालदीव से सेपरेट करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया एंड मालदीव के बीच में जो बॉर्डर है वो कौन सा चैनल है, दैट इज योर 8 डिग्री चैनल। एक और है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज 9 डिग्री चैनल, यहां से कहीं निकलता है ऐसे 9 डिग्री चैनल। ये 9 डिग्री चैनल क्या करता है, मिनी क्वाई को कावारती जो कैपिटल है आप बोल सकते हो लक्षद्वीप की, उससे सेपरेट करता है।
तो मतलब मालदीव के साथ हमारा वाटर बॉर्डर है जैसे हमारा श्रीलंका के साथ ये पाक स्ट्रेट वाला वाटर बॉर्डर, ये ना पाक स्ट्रेट, ये वाटर बॉडी जो बे ऑफ बंगाल को अरेबियन सी के साथ कनेक्ट करती है इन बिटवीन द श्रीलंका एंड इंडिया। यहाँ पे श्रीलंका का जफना पड़ता है और इस तरफ हमारा तमिलनाडु, इन दोनों के बीच में जहां पे आपको वो राम सेतु देखने को मिलेगा इस तरीके से, है ना। तो दिस इज द ज्योग्राफी कि क्यों इंपॉर्टेंट है मालदीव इंडिया के लिए। अब मालदीव कौन से ओशन में है? इंडियन ओशन। यहां पे क्या पड़ता है आपका? इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन दुनिया का वो समुद्र है जिसमें से सबसे ज्यादा ट्रेड गुजरता है। अब इंडियन ओशन कैसे इंपॉर्टेंट हुआ? इस तरफ अगर आप थोड़ा सा जाओगे, इंडिया से वेस्ट में अगर जाओगे आप, इंडिया से वेस्ट में आपको पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगी। कई बार हमने ड्रॉ की है पर्शियन गल्फ, जहां पे ईरान, इराक, कुवैत, है ना, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, ये सारी कंट्रीज देखने को मिलती है। फिर आपको पर्शियन गल्फ के थोड़ा सा नीचे यहाँ पे रेड सी देखने को मिलेगा। रेड सी वो वाटर बॉडी जो अरेबियन सी को कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी के साथ, और मेडिटेरेनियन सी किसके साथ कनेक्टेड है? यूरोप के साथ। और इसी रेड सी में एक ब्रिटिशर्स के द्वारा 1859 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई गई, किसकी? स्यूज कैनाल की, या स्विज कैनाल इसको बोला जाता है, जो क्या है, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट करती है। और ब्रिटिशर्स को पूरा अफ्रीका घूम के आने की जरूरत नहीं थी, वो सीधा शॉर्टकट से ही निकल सकते थे। तो मतलब दुनिया जहान के सारे ट्रेड रूट जो है, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ मैंने कई बार आपको बताया, यहाँ पे आपको मिलेगी मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट जो मलेशिया एंड सुमत्रा, दैट इज इंडोनेशिया के बीच में से गुजरती है। और चाइना के लिए मलक्का स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो साउथ चाइना सी को इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करती है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आपको एक कंट्री मिलेगी, दैट इज योर ऑस्ट्रेलिया, जिसके साथ इंडिया के रिसेंट ईयर्स में जो रिलेशंस है बहुत सुधरे हैं। इस तरफ नीचे की तरफ आओगे तो आपको मिलेगा अफ्रीका। और ये जो आने वाले कुछ डेकेड्स हैं ये अफ्रीकन डेकेड्स होने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपका 20th सेंचुरी खत्म हो रहा था, मतलब 1990 का दशक हमारा स्टार्ट हुआ, और 20th सेंचुरी के ये पहले 20, 25, 30 साल जो है, इसमें कौन हमेशा न्यूज में रहा? या तो इंडिया या चाइना। इसको बोला जाता है कि ये जो 3-4 डेकेड्स थे ना, ये एशियन डेकेड्स थे। सबसे ज्यादा ग्रोथ, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट सब आपको एशिया के अंदर देखने को मिले। आने वाले जो कुछ डेकेड्स हैं वो किसके होने वाले हैं? अफ्रीका के, क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारी, आप बोल सकते हो, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज प्रेजेंट है, जहां पे बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सारा रिसोर्स अवेलेबल है, लेकिन उसको अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया गया क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों की इन्वेस्टमेंट अभी नहीं हो पाई। अब ये अफ्रीका इंडिया के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड इधर बैठे हुए चाइना के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट अफ्रीका के अंदर है। और ये सारे एरियाज, रेड सी हो, पर्शियन गल्फ हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मलक्का स्ट्रेट हो, चाइना हो, ये सारे किससे कनेक्ट करना चाहते हैं? इंडियन ओशन के साथ। इंडिया की इस इंडियन ओशन में एक लंबी कोस्ट लाइन है, अराउंड 7515 किलोमीटर की कोस्ट लाइन। इतना लंबा किनारा हमारा इंडियन ओशन के साथ लगता है। तो ऑटोमेटिकली इतना लंबा किनारा हमारा इंडियन ओशन के साथ लगता है, तो हमारे लिए ये इंडियन ओशन बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इस इंडियन ओशन में दिन प्रतिदिन क्या है, चाइना की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के इस तरफ पड़ता है बांग्लादेश। इस बांग्लादेश के अंदर एक पोर्ट है जिसका नाम है चित्तगोंग पोर्ट। चित्तगोंग पोर्ट।
किसने लीज पे लिया है? चाइना ने। देन इसके अलावा यहां पे पड़ता है म्यांमार, हमारी नेबरिंग कंट्री है, यहां पे भी एक पोर्ट है, वो भी किसने खरीद रखा है? चाइना ने। इसके अलावा श्रीलंका के अंदर दो पोर्ट है, एक तो हम्बनतोता है और एक है आपका कोलंबो, ये भी किसने खरीद रखे हैं? चाइना ने। देन मालदीव्स के अंदर आपकी एक इसकी कैपिटल सिटी है, दैट इज कॉल्ड एज माले, मेल नहीं है, इट इज माले। माले का पोर्ट भी किसके कब्जे में आ चुका है? चाइना के। देन इधर आपके पास कीनिया पड़ता है, वहां पे एक पोर्ट है चाइना के पास। यहाँ पे आपके पास ओमान पड़ता है, वहां पे चाइना की प्रेजेंस है। देन इंडिया के इस तरफ पाकिस्तान पड़ता है, वहां पे जो गवादहार पोर्ट है वो भी चाइना के कंट्रोल में है। तो मतलब दिन प्रतिदिन इंडियन ओशन में चाइना की जो प्रेजेंस है वो बढ़ती जा रही है। दैट इज अ कंसर्न फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया की प्रेजेंस कम हो रही है। अभी रिसेंट क्या हुआ, 2023 के अंदर, नवंबर 2023 के अंदर अगर हम बात करें, मालदीव के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए। सितंबर में इलेक्शंस हुए थे, नवंबर में रिजल्ट सामने आया और यहाँ पे नए प्रेसिडेंट बने हैं, दैट इज मोहम्मद मुइजू। उससे पहले मोहम्मद सोली जो थे वो यहाँ के प्रेसिडेंट थे। मोहम्मद सोली इंडिया को सपोर्ट करते थे, प्रो इंडिया थे। जो नया बंदा यहाँ पे बना है दैट इज मोहम्मद मोइजू। मोहम्मद मोइजू जो यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं वो प्रो चाइना है। जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने ऑर्डर्स इशू कर दिए कि जो इंडियन ट्रूप्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि पहले ये जो आपके मालदीव के आइलैंड्स है, इसकी डेवलपमेंट का जिम्मा, इसकी सिक्योरिटी का जिम्मा, इसकी हाइड्रोग्राफी का जिम्मा इंडिया के कब्जे में था, क्योंकि उससे पहले जो प्रेसिडेंट थे 2018 से 2023 वो प्रो इंडिया थे। जैसे ही ये नया बंदा आया जो क्या है चाइना ओरिएंटेड है, इसने बोला इंडियन ट्रूप्स को 15 मार्च से पहले पहले यहां से निकाल दो। ट्रूप्स मतलब सिपाही जो वहां पे हमारे बैठे हुए थे। साथ ही साथ हमने इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था हाइड्रोग्राफी का। हाइड्रोग्राफिक एग्रीमेंट क्या होता है कि मालदीव के आसपास का जो ओशन है उसकी रिसर्च करना, कि उसमें कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है, किस तरीके की ज्योग्राफी है, आप बोल सकते हो फिजिकल फीचर्स क्या है, उस सब चीजों की स्टडी करना। वो कौन कर रहा था? इंडिया। क्योंकि मालदीव के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, अराउंड 5.5 लाख की तो इनकी पॉपुलेशन है। एशिया के अंदर सेकंड आप बोल सकते हो लेस पॉपुलस कंट्री है। सबसे कम पॉपुलस ब्रूनी के अंदर है, जो आपको साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगी। सेकंड लेस पॉपुलेशन एशिया के अंदर किसमें है? मालदीव में। अच्छा, एक तो ये चीज है। मालदीव एशिया की सबसे छोटी कंट्री है और वो कंट्री है जिसकी समुद्री तल से ऊंचाई बड़ी कम है। मतलब अगर समुद्र का लेवल बढ़ता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, सबसे पहले अगर कोई कंट्री डूबेगी तो वो कौन सी है? मालदीव। तो मालदीव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसके रिलेशन किसके साथ मेंटेन किए जा रहे हैं। अब चाइनीज इन्वेस्टमेंट मालदीव के अंदर बढ़ रही है और इंडिया के साथ जो इन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हुए थे वो सारे ये कैंसल आउट कर रहे हैं, और यही न्यूज में चल रहा था। और इसी दौरान रिसेंट आपको देखने को मिला कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो लक्षद्वीप के अंदर गए और वहां पे जाके कुछ पिक्चर्स पोस्ट की। क्योंकि मालदीव्स एंड लक्षद्वीप की जब हम बात करते हैं इसमें सिमिलैरिटी है। अगर आप लक्षद्वीप की बात करोगे एंड मालदीव की बात करोगे, इन दोनों में सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है? ये दोनों के दोनों आइलैंड्स ही आपके कोरल आइलैंड है। राइट, ये दोनों क्या है? आपके कोरल आइलैंड्स। कोरल क्या होता है? कोरल एक आप बोल सकते हो कैल्शियम का स्ट्रक्चर होता है। एक छोटा सा एनिमल होता है जो समुद्र के अंदर रहता है जिसका नाम है पॉलिप। वो अपने अराउंड एक शेल बनाता है कैल्शियम का। जब वो बहुत सारे शेल एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो कैल्शियम की रॉक बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं कोरल रीफ। ये वाले सारे आइलैंड उस कोरल रीफ से बने हुए हैं, ऊपर वाले भी सारे आइलैंड कोरल रीफ से बने हुए हैं। और कोरल रीफ में मेजर कंपोनेंट होता है कैल्शियम। अब जहां पे कैल्शियम प्रेजेंट है वहां पे आपको व्हाइटिश कलर दिखेगा, जो रेत है वो व्हाइटिश कलर की आपको दिखेगी, क्योंकि कैल्शियम बहुत ज्यादा प्रेजेंट है।
तो मालदीव की जो ब्यूटी है वो क्या है कि वाइट सैंड एंड ब्लू वाटर, और वही चीज लक्षद्वीप के अंदर है। और तो क्या है मालदीव में, आइलैंड्स ही है देखने वाले, और तो कुछ नहीं है उसमें, कोई कल्चरल उनकी हिस्ट्री नहीं है। अराउंड 2500 साल पहले तो वहां पे सबसे पहले इंसान ने रहना स्टार्ट किया। और इंडिया की हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अराउंड 5000 साल पुरानी हिस्ट्री तो हमें दिखती है। उससे पहले भी लाखों साल पहले इंडिया में जनता रहती थी, आप बोल सकते हो, है ना। यहाँ पे तो 2500 साल पहले ह्यूमन के अवशेष, आपको यहाँ पे सिविलाइजेशन के अवशेष देखने को मिले हैं। तो मतलब ये दोनों में सिमिलैरिटी है। अगर हम मालदीव की तरह लक्षद्वीप को डेवलप कर लेते हैं एज अ टूरिस्ट प्लेस, तो इंडिया को बहुत सारा मुनाफा हो सकता है। घाटा किसको पड़ेगा, मालदीव को। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने वो पोस्ट की तो इनके कुछ मिनिस्टर्स थे जिन्होंने क्या है डेरोगेटरी कमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो मिनिस्टर्स है वो किसने अपॉइंट किए हैं, यहाँ के नए प्रेसिडेंट ने। यहाँ पे ना वो प्रेसिडेंट वाला सिस्टम चलता है जैसा यूएसए के अंदर है। यहाँ पे प्रेसिडेंट किसी को भी मिनिस्टर बना सकता है, अपने घर वालों को भी मिनिस्टर बना सकता है। यहाँ पे मिनिस्टर बनने के लिए इलेक्टेड होना जरूरी नहीं है। इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जैसे आपके यूएसए के अंदर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने मिनिस्टर बनना है तो आपका जो नाम है वो प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड करेगा और प्रेसिडेंट आपको एज अ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। किसी भी बंदे को प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को बोल के मिनिस्टर बना दिया, लेकिन उस बंदे को 6 महीने के अंदर अंदर एमपी बनना पड़ता है। तो मतलब इलेक्टेड बंदा ही मिनिस्टर बन सकता है। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जो मोहम्मद मुइजू है उन्होंने अपने घर वालों को, अपनी वाइफ को, अपने रिश्तेदारों को मिनिस्टर्स बना रखा है। तो मतलब ऑटोमेटिकली मिनिस्टर्स आर डायरेक्ट कंट्रोल में है किसके, प्रेसिडेंट के। अगर मिनिस्टर ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो मतलब इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट ही वो बुलवा रहा है। बट वो मुकर गया कि हमने ऑफिशियली ऐसा कोई कमेंट नहीं करवाया है, क्योंकि देखो आप बहुत छोटी कंट्री हो, आप अपने नेबर के साथ पंगे नहीं ले सकते। अगर आप पंगे लोगे तो आपके लिए खराब हो जाएगी सिचुएशन। और जब ये क्लैशेस चल रहे थे, उन्हीं क्लैशेस के दौरान ये मोहम्मद मुइजू जो है ये चाइना की विजिट के ऊपर निकल जाता है और वहां पे नए 20 एग्रीमेंट्स साइन करके आता है। और वापस आते ही स्टेटमेंट देता है कि क्या हुआ, हम छोटी कंट्री है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के दबावे में रहेंगे या हमें कोई दबा सकता है। समझ रहे हो ये चीजें। तो मतलब मालदीव में करंट ईयर्स में बहुत ज्यादा चाइनीज प्रेजेंस है। और मालदीव में एक चीज और हुई, जब हमारे यहाँ पे 2020 में कोविड चल रहा था, उस टाइम से चाइना की इन्वॉल्वमेंट मालदीव के अंदर होने लगी। चाइना ने क्या करना स्टार्ट किया, यहाँ पे फेक न्यूज जो है वो फैलानी स्टार्ट की, फेक न्यूज अगेंस्ट इंडिया। अब देखो मालदीव में बहुत सारे प्रोजेक्ट इंडिया के पास थे, तो ऑटोमेटिकली इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी वहां पे जाएगी। अब यहाँ पे लोगों के दिमाग में क्या डाला गया कि इंडिया धीरे 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 मालदीव के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, जैसा एक्चुअल में करता कौन है, चाइना, कब्जाने वाला काम। इन्होंने क्या बोला कि इंडिया धीरे धीरे यहाँ पे अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है और यहाँ की सरकार जो है वो इंडिया के कंट्रोल में चल रही है। वो तो किसी हद तक सही भी था, आप बोल सकते हो। तो मतलब इंडियन इन्वॉल्वमेंट मालदीव के अंदर बढ़ी, जिसको आप बोल सकते हो नेगेटिव सेंस में दर्शाया किसने, चाइना की फेक न्यूज ने इनसाइड मालदीव। और हमें क्या देखने को मिला ड्यूरिंग कोविड, जब 2021 में और आई थिंक 22 में मालदीव के अंदर योगा डे जो है वो सेलिब्रेट करना था। होता क्या है, जब योगा डे सेलिब्रेट करने के लिए 21 जून को सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहां पे मालदीव के कुछ लोग एंटी इंडिया कैंपेन खड़ी कर देते हैं और वो योगा डे वहां पे सेलिब्रेट नहीं हो पाता है 2022 में। तब से लेके लगातार मालदीव के अंदर जनता क्या कैंपेन चला रही है, इंडिया आउट। मालदीव की जनता क्या बोल रही है, इंडिया को मालदीव से बाहर करो। इंडिया आउट कैंपेन 2022 से चल रही है। और चली क्यों, क्योंकि 2020 से
चाइना ने यहाँ पे एंटी इंडिया फीलिंग्स लोगों के अंदर भर दी, गलत न्यूज फैला फैला इंडिया पे आप बोल सकते हो इल्जाम लगा लगा, क्योंकि कोविड वाला टाइम पीरियड वो था जब लोग पूरा दिन ऑनलाइन बैठे रहते थे, पूरा दिन न्यूज सुनते थे, घर के अंदर है। और चाइना ने उस चीज का फायदा उठाया, पूरा दिन आपके दिमाग में अगर कोई भरता रहेगा एंटी इंडिया, तो आप हो जाओगे एंटी इंडिया ऑटोमेटिकली, क्योंकि जैसा आप सुनते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज चैनल कोई न्यूज बता रहा है, उसकी क्या ऑथेंटिकेशन है? आपको क्या गारंटी है कि वो न्यूज सही है? कोई रील आपके सामने आ गई जिसमें एंटी इंडिया कुछ बोला जा रहा है, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, क्या आप चेक करते हो एक्चुअल में कि ऑफिशियली ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, हमारे दिमाग में बात बैठ जाती है। वही चीज मालदीव के अंदर हुई, आप बोल सकते हो, जिसकी वजह से एंटी इंडिया फीलिंग वहां पे जागी। 2022 में मूवमेंट खड़ी हुई, इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुई, और इस इंडिया आउट कैंपेन को कहीं ना कहीं लीड किसने किया? मोहम्मद मुइजू ने। वही मोहम्मद मुइजू जो इसका सहारा लेके 2023 के इलेक्शंस जीत जाता है। हालांकि मोहम्मद मुइजू की अगर हम बात करें, ये बंदा मेयर था। कहां का मेयर था? माले का। माले मतलब जस्ट वन सिटी ऑफ मालदीव। एक सिटी के मेयर का प्रेसिडेंट बन जाना बहुत बड़ी बात है। तो ये सिटी का मेयर प्रेसिडेंट कैसे बन गया? चाइना का सहारा लेकर, एंटी इंडिया कैंपेन का सहारा लेकर, इंडिया आउट कैंपेन का सहारा लेकर। समझ रहे हो ये चीज? तो ये चीज हुई है मालदीव के अंदर, और अब मालदीव में आप बोल सकते हो सारी प्रैक्टिसेस आर एंटी इंडिया। तो हमारे रिलेशन इनके साथ खराब हो रहे हैं। तो इस बार अगर आप एग्जाम देते हो या फिर स्टेट का कोई एग्जाम देते हो, तो वहां पे इंडिया मालदीव के रिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपके करंट अफेयर के अंदर एक चीज ही जस्ट मेंशन की गई है, मैंने आपको पूरी स्टोरी सुना दी कि इसमें हुआ क्या है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है अबाउट द हाइड्रोग्राफिक सर्वे। वो क्या चीज है वो देख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता क्या है, सबसे पहले वो देखो। अ हाइड्रोग्राफिक सर्वे इज अ साइंटिफिक प्रोसेस that involves mapping and measuring the physical features of underwater terrain। समुंदर के अंदर जो आपकी जमीन होती है, उसके फिजिकल फीचर्स को, वहां पे कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है, उन सब चीजों का आप बोल सकते हो सर्वे होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे। अब यहाँ पे 2019 में, जून 2019 में इंडिया मालदीव के बीच में ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे साइन किया गया था, जिसकी मदद से इंडिया मालदीव के आसपास के ओशन का सर्वे करता था, जिसको रिसेंटली चुने गए 2023 में प्रेसिडेंट मोइजू के द्वारा क्या किया गया है? कैंसल आउट कर दिया गया। 2018 में मोहम्मद सोली यहाँ के प्रेसिडेंट बने थे, जो प्रो इंडिया थे। 2018 में बना, 2019 में एग्रीमेंट आ गया। अब प्रो चाइना प्रेसिडेंट बना है, तो आते ही उसने क्या कर दिया? इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने से मना कर दिया, वहीं पे कैंसिल कर दिया, और डेडलाइन दे दी 15 मार्च कि 15 मार्च तक आपके जितने भी ट्रूप्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको वापस बुला। दैट्स इट। दिस वाज द न्यूज जो दिसंबर में हमारे सामने आई थी, राइट। बाकी इसकी डिटेल्स जो है कि इंडिया मालदीव के रिलेशन क्या है, आज तक इंडिया मालदीव के बीच में किस किस तरीके के एग्रीमेंट्स हुए हैं, वो सारी चीजें हमारा इंटरनेशनल रिलेशन वाले सब्जेक्ट का टॉपिक, जहां पे हम इंडिया के रिलेशंस को देखते हैं नेबर्स के साथ, और वर्ल्ड में जो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके साथ, जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, इनके साथ, राइट। तो उन चीजों को हम वहां पे डिस्कस करेंगे। दिस वाज द न्यूज, आपने याद रखना है। अच्छा, मालदीव इंडिपेंडेंट कब हुआ ये तो मैंने बताया नहीं आपको। दैट वाज इन 1965। पहले जो मालदीव है ये यूनाइटेड किंगडम, जिसके अधीन हम भी एज अ कॉलोनी रहे हैं, उसी के अधीन होता था। 1965 में जाके इसको इंडिपेंडेंस मिली है। और इनफैक्ट जब मालदीव इंडिपेंडेंट हुआ, इसको सबसे पहले इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज किसने किया था? इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूरी न्यूज समझ आई, पूरी जो ज्योग्राफी है वो समझ आई, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। उस दिन मैंने क्वेश्चन आपको दिया था लक्षद्वीप के कुछ आइलैंड्स के बारे में, याद करो अगर आपने वो क्वेश्चन देखा है, सेकंड लास्ट जो वीडियो थी, लक्षद्वीप के आइलैंड्स के बारे में, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड लक्षद्वीप के अंदर है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि लक्षद्वीप को लेकर ही मुद्दा अभी रिसेंट खड़ा हुआ था। अब लक्षद्वीप में बहुत सारे आइलैंड्स हैं और उन आइलैंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मालदीव की तरह टूरिस्ट अट्रैक्शन का प्लेस उसको बना सकते हो, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे लिए, राइट। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इट इज इंपॉर्टेंट। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ये सब इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे ऊपर वाला देखो जो हमारा करंट अफेयर है, दैट इज फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम, जिसको बोलते हैं फेम स्कीम, FAME। अब ये स्कीम क्या है, वैसे तो नाम से पता चल जाता है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये जो स्कीम है इसका सेकंड फेज अभी हमारे पास चल रहा था। फास्टर अडॉप्शन मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडियन मार्केट के अंदर लेके आओ और उनकी जो बिक्री है उसको बढ़ाओ कि ज्यादा से ज्यादा लोग डीजल पेट्रोल वाले व्हीकल छोड़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें। मैन्युफैक्चरिंग तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि जितने ज्यादा मैन्युफैक्चर होंगे ऑटोमेटिकली उतने अवेलेबल होंगे, ऑटोमेटिकली उतनी ज्यादा सेलिंग यहाँ पे होगी। अभी रिसेंट आपने पिछले 1-2 सालों में देखा होगा, लोग बहुत सारी स्कूटीज खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटीज, इलेक्ट्रिक बाइक्स आपको देखने को मिल रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आपको देखने को मिल रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस आपको देखने को मिल रही हैं, इलेक्ट्रिक ऑटोज आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सब क्या है, इसी स्कीम के तहत बनाए गए। तो ये स्कीम है क्या, इसको देखो। The Parliamentary Standing Committee on Industry has recommended extending the faster adoption and manufacturing of electric vehicles second scheme by least 3 more years. Recently Parliamentary Standing Committee जो इंडस्ट्री के ऊपर है, Parliamentary Standing Committee मतलब ऐसी कमेटी जो हर टाइम पार्लियामेंट को सलाह देने के लिए अवेलेबल होती है। मैंने पॉलिटी में करवाया था, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज हर साल कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, हर साल इसके मेंबर चुने जाते हैं और ये आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगी। ये कमेटी कौन सी है, रिलेटेड टू इंडस्ट्री। उस कमेटी ने क्या बोला कि जो फेम सेकंड स्कीम चल रही है अभी हमारे पास, उस स्कीम को 3 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दो। तो मतलब ये स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर पूछा गया है जब ये स्कीम नई नई आई थी, और इसके ऊपर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया कई एग्जाम के अंदर कि फेम की फुल फॉर्म क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। इट इज इंपॉर्टेंट स्कीम। तो अब यहाँ पे देखो कि क्या क्या रेकमेंडेशन दी गई हैं इस कमेटी के द्वारा। नंबर 1 तो इसने बोला है कि जो स्कोप है इस स्कीम का उसको एनहांस कर दो। तो सबसे पहले तो स्कोप एनहांसमेंट करनी है। स्कोप एनहांसमेंट मतलब इस स्कीम में पहले जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप बना पा रहे थे उसको बढ़ा देना है आपको, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी है, राइट। उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है। देन इन्होंने बोला है कि सब्सिडीज दो, सब्सिडीज देने की जरूरत है किसके ऊपर, 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर जो आपके व्हीकल्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ना थोड़े से महंगे होते हैं। महंगे होने का कारण क्या है, उसमें जो बैटरीज यूज की जाती हैं वो बैटरीज हमारे इंडिया में अभी इतने सस्ते दाम में मैन्युफैक्चर नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उसमें जो कंपोनेंट यूज किए जाते हैं वो हमें बाहर से इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या है, अगर बैटरी महंगी बनेगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत भी महंगी हो जाएगी। सब्सिडी देने का मतलब क्या है कि कस्टमर तक दाम कम पहुंचे, कुछ दाम जो है वो सरकार अपनी जेब में से दे। अगर मान लो कि 2 लाख का कोई व्हीकल है तो उसमें से 50,000 जो है वो सरकार भरे और 1.5 लाख जो है वो कस्टमर को भरना पड़े। तो इससे क्या होगा, आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो थोड़े से सस्ते दाम के ऊपर जनता तक पहुंचेंगे, जिसकी वजह से क्या है, जनता ज्यादा खरीद पाएगी और ये अडॉप्शन वाला हमारा टारगेट फुलफिल हो पाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव्स। अब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव का मतलब क्या है कि जो जगह जगह पे आपके चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे,
चार्जिंग इंफ्रा। जैसे फॉर एग्जांपल हम डीजल पेट्रोल की गाड़ियां यूज करते हैं तो हमारे पास पेट्रोल पंप है। इसी तरीके से अगर फ्यूचर में आप चाहते हो कि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां यूज करें तो आपको जगह जगह पे क्या है, चार्जिंग पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे कि पार्किंग के अंदर बना दो, लोगों ने गाड़ी पार्क की है वहां पे आप चार्जेस लगा लो कि 1 घंटा अगर पार्क करके चार्ज करोगे तो इतने पैसे है जी, 2 घंटे चार्ज करोगे तो इतने पैसे है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको क्या है, इन्वेस्टमेंट देनी है, कुछ इंसेंटिव्स देने हैं। मतलब जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको कुछ सहूलतें जो है वो प्रोवाइड करनी है। टैक्स उनका कम कर दो, है ना, थोड़ी बहुत उनको सब्सिडी दे दो, जो रॉ मटेरियल वो यूज कर रहे हैं थोड़ा सस्ता उनको मिल जाए, ये सारी चीजें। क्योंकि अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ती बनेगी तो कल को उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, सस्ती होगी। सिंपल चीज। इसके बाद मोर फंड्स, ज्यादा से ज्यादा आपको फंड्स इस स्कीम के अंदर लेके आने की जरूरत है। इसके अलावा कंसिस्टेंट नेशनल पॉलिसी, मतलब एक तो देखो और फंड्स चाहिए, इस सेक्टर में सरकार को और खर्चा करने की जरूरत है, और जो एक पॉलिसी है ना रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल शोर मचा के कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अडॉप्ट कर लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट कर लो, बाद में तुम बात ही ना करो। लगातार कोशिश करने की जरूरत है कि जनता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करे। लगातार कोशिश करना गवर्नमेंट की तरफ से मतलब लगातार उस पॉलिसी को आगे बढ़ाना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस है जो रिसेंट आपकी कमेटी जो है ऑन द इंडस्ट्री, स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंडस्ट्री, उनके द्वारा दी गई है, और ये बोला है कि इस स्कीम को अगले 3 सालों के लिए एक्सटेंड कर। अब नीचे देखो इस स्कीम में क्या क्या चीजें, ये स्कीम में क्या कुछ था। तो नंबर 1, द फेम इंडिया इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्लान लेके आई जिसका नाम है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से होनी चाहिए, उसमें पेट्रोल डीजल एंड फॉसिल्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उसके अंदर उस मिशन प्लान को आप बोल सकते हो इंप्लीमेंट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया। कब लाया गया, 2019 के अंदर। कब लाया गया, 2019 के अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो ये जो स्कीम है इसका फर्स्ट फेज जो है वो स्टार्ट होता है 2015 में, 2019 तक चलता है। जो सेकंड फेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये वाला, ये कब आता है, 2019 में। अगर कोई फर्स्ट फेज पूछ लेता है कि फेम का फर्स्ट फेज कब आया है, तो वो आया है 2015 से लेके 2019। सेकंड फेज जो है वो 2019 से 2023 तक आप बोल सकते हो इसने रहना था। अब इसको हम आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखो टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी कवर्ड है। एक तो हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज आपने बिल्डअप करनी है जिससे क्या है आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आप चला पाओगे। जैसे हाइब्रिड की हम बात कर देते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके पास फैसिलिटी रहेगी कि आप व्हीकल को डीजल के ऊपर भी चला सकते हो, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मतलब जो बैटरी है उसके ऊपर भी चला सकते हो। कई व्हीकल्स होते हैं जो सिर्फ बैटरी के ऊपर ही चलेंगे आप बोल सकते हो। तो ये इस तरीके की नई नई टेक्नोलॉजीज को आपने लेके आना है। देन यहाँ पे जो अथॉरिटी है, जो मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। जो बड़ी इंडस्ट्रीज, पब्लिक एंटरप्राइजेस मतलब सरकारी बिजनेस, इसके रिलेटेड जो हमारी मिनिस्ट्री है वो इस स्कीम को चला रही है। और इस मिनिस्ट्री का भी आगे एक डिपार्टमेंट है जो स्कीम को चला रहा है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि इस स्कीम की अथॉरिटी कौन सी है, कौन सी अथॉरिटी के द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इस स्कीम को चलाया जा रहा है। तो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। उस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट फॉर हैवी इंडस्ट्रीज जो खास तौर पे इस स्कीम को रन कर रहा है। अब ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का या फिर फोकस्ड एरिया क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करनी है, डिमांड की क्रिएशन करनी है, पायलट प्रोजेक्ट्स आपने चलाने हैं रिलेटेड टू चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक तो जनता को अवेयर करना है रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिससे जनता डिमांड करेगी, डिमांड करेगी तो नए नए बिजनेसेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के
सेक्टर में आप बोल सकते हो काम करेंगे। जैसे अभी हमारे पास क्या है, 2-4 ही कंपनी है इंडिया की जो ज्यादा इसमें सक्सीड कर रही है, टाटा हो गया या फिर आपका रिलायंस हो गया, इस तरीके से। बाकियों को इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बाकी जो छोटी मोटी कंपनीज है उनको ये लगता है कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लोग डिमांड तो कर नहीं रहे, अब बना भी देंगे वो बिकेंगे नहीं तो हमें क्या फायदा। तो आपने डिमांड को क्रिएट करना है। और चार्जिंग के लिए अभी भी हम बहुत पीछे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी लोग इतना अडॉप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सबसे पहला लोगों का कंसर्न ये होता है कि चार्ज कैसे होगा, अगर रास्ते में कहीं पे गाड़ी बंद होगी तो क्या करेंगे। घर पे तो हम उसका चार्जिंग पॉइंट लगा लेंगे, लेकिन रास्ते में कहीं पे बंद होगी तो वो तो चार्ज नहीं होगी। अगर ऐसा भी नहीं, अब डीजल डाला तो क्विक चार्ज करने में तो कोई तो 20-25-30 मिनट लगेंगे ना। इतनी बड़ी गाड़ी 20-25-30 मिनट तो लेगी एटलीस्ट चार्ज होने के लिए। इनफैक्ट घंटों चाहिए होते हैं प्रॉपर चार्ज होने के लिए। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है। लोग कभी भी आप देखना, लोग ये नहीं बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगे हैं इसलिए नहीं लेने, वो बोलते हैं कि चार्जिंग का जो झंझट है उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लेने। राइट, इस चीज को आपने दिमाग में रखना है। देन इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है, वही चीज कि आपने हाइब्रिड व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आने हैं, साथ ही साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके अलावा सेलिएंट फीचर्स ऑफ द फेज 2 ऑफ फेम स्कीम, खास तौर पे इसमें क्या था तो देखो, एम्फेसिस ऑन द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो फेम सेकंड स्कीम में कुछ हमारे पास एरियाज हैं जिसके ऊपर खास तौर पे फेम सेकंड स्कीम ने फोकस किया है। फेम फर्स्ट स्कीम जो 2015 में आई थी उसने फोकस नहीं किया था। तो नंबर 1 इन्होंने क्या बोला है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चंडीगढ़ में है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दैट इज ऑटोज। देन सरकारी वाले में आ जाए तो सीटीयू की बसेस। आपके पास अभी वो ग्रीन कलर की इलेक्ट्रिक बसेस देखी है आपने, तो वो कब से आई हैं? 2019 के बाद ही आई हैं, उससे पहले तो नहीं थी। इनफैक्ट बहुत रिसेंट आई है, ये कोविड के बाद ही आई है एक्चुअली। 2021 के बिल्कुल लास्ट में, 2022 में आई है अगर मैं आपको सही सही बताऊं। तो मतलब वो इसी स्कीम के तहत किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो बसेस वगैरह, सरकारी बसेस वगैरह है, वो क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, आप बोल सकते। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? इंक्लूडिंग शेयर्ड ट्रांसपोर्ट इंसेंटिव्स प्राइमरली फॉर व्हीकल यूज्ड इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रजिस्टर्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। अब यहां पे आपने इंसेंटिव्स देने हैं। इंसेंटिव्स देने हैं किसको? चाहे तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का व्हीकल है, चाहे कोई आपका कमर्शियल व्हीकल है, चाहे कोई आपका कमर्शियल व्हीकल है। कमर्शियल व्हीकल का मतलब क्या है? जैसे आपके पास ऑटोज हो गए, है ना, कैब्स होगी, ये सब कमर्शियल व्हीकल्स ही है। ये सरकारी तो नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं है, ये क्या है? कमर्शियल ट्रांसपोर्ट आप बोल सकते हो। मतलब पैसा कमाने के लिए बिजनेस है, ऑटो वाले का अपना बिजनेस है, कैब वाले का अपना बिजनेस है। इनको ज्यादा से ज्यादा आपने इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने हैं। इंसेंटिव्स मतलब कुछ सहूलतें प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदते हो तो आपको सरकार की तरफ से इतनी सब्सिडी दी जाएगी जी। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोन जो है वो सस्ते इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। इससे क्या होगा? लोगों का इंटरेस्ट इन चीजों में जनरेट, एक ये चीज करनी है। देन बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू व्हीकल्स विद एडवांस्ड बैटरीज लाइक लिथियम आयन बैटरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिथियम आयन जो बैटरीज है, इसकी आप बोल सकते हो आपने क्या करनी है? मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, क्योंकि आज के टाइम पे लिथियम जो आयन बैटरीज है इसका इस्तेमाल होता है। ये वो बैटरी है जिसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और हमारे देश में इस बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग वाज वेरी लेस, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट यूज होते हैं वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर अगर आप करते भी हो तो दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टेक्नोलॉजी हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही थी, कंपोनेंट्स बाहर से मंगवाने पड़ रहे थे, तो ऑटोमेटिकली महंगा होगा। तो इसको सस्ता करने की कोशिश करनी है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, क्योंकि जितनी ज्यादा लिथियम आयन बैटरीज आपके पास होंगी उतनी ही ज्यादा आपकी कमर्शियल व्हीकल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग कर पाओगे। विदाउट बैटरी तो चलेगा नहीं ना वो।
वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं किसके, फेम सेकंड स्कीम के, जो 2019 में आई है। 22 तक है, मैंने 23 बोला ना, 22 तक है यहाँ पे लिखा हुआ, 22 तक ये चली है। और उसके बाद अभी भी वैसे ये स्कीम चल रही थी, क्योंकि तभी मैंने आपको बोला कि 2023, क्योंकि 2023 के दिसंबर में बोला गया है कि इसको 3 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दो। वैसे 22 तक थी ये स्कीम, बट उसको एक्सटेंड किया गया है 2023 तक। अब 2023 में फिर बोल रहे हैं 3 साल और एक्सटेंड कर दो, समझ रहे हो। तो मतलब 2019 से लेके 2023 होगी, 23 से 24, 24 से 25, 25 से 26, तो ये बोल रहे हैं 2019 से 2026 कर दो, राइट। समझ आया ये सारा, दोनों आर्टिकल समझ आए। मालदीव एंड फेम, फेम स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, इसकी अडॉप्शन के ऊपर, इसके चैलेंजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हमारे पास आ रहे हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं बताना मुझे, इसमें लिखा नहीं हुआ। वैसे आप सोचो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आपके हैं, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। एक तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे देश में जगह जगह पे चार्जिंग पॉइंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बने हुए हैं। नंबर 2, कॉस्ट जो है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कॉस्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप बोल सकते हो महंगे मिलते हैं तो लोग इसको खरीद नहीं पाते हैं। और तो मतलब ट्रस्ट इश्यूज है ना, जनता की तरफ से ट्रस्ट इश्यूज हैं कि रिलायबल नहीं है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि रिलायबिलिटी के ऊपर जनता को शक है कि ये लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएंगे, क्योंकि ना ये पिटी है एक्चुअली, ये स्कूटी से पहले भी आई थी, मुझे ईयर नहीं याद, लेकिन अराउंड 2012-13 या कुछ ऐसा था, लोगों ने उस टाइम भी बड़ी खरीदी थी, वो मोस्टली पिंक से कलर की खरीद के घूम रहे होते थे, देखिए इलेक्ट्रिक। वो साल की चलती थी, उसके बाद पिट जाती थी, उसके बाद कोई ना कोई उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ वो आ जाता था, आप बोल सकते हैं एक्सचेंज, हाँ, बड़े मतलब उसमें मुद्दे आए हैं, तभी इसकी रिलायबिलिटी के ऊपर जनता को ट्रस्ट नहीं है। और क्या हो सकता है, अवेयरनेस की कमी है, जनता को अवेयर करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि कितना जरूरी है हमारे लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करना। और ये जो रिलायबिलिटी का मुद्दा है कि ये हमने भाई सॉल्व कर दिया है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो अवेयरनेस आपको फैलानी पड़ेगी। और क्या चैलेंज हो सकता है, हम्म, ये सब आप एज अ पब्लिक या एज अ कस्टमर सोच रहे हो, एज अ मैन्युफैक्चरर भी तो कुछ सोचो। टेक्नोलॉजी का लैक है हमारे पास, हमारे यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनते रहे हैं, बाहर के देशों में तो बन रहे हैं, तो वहां से टेक्नोलॉजी आपको मंगवानी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी का लैक है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो जो छोटे मोटे बिजनेसेस हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो इस सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। और मैन्युफैक्चरर के परस्पेक्टिव से सोचो, ये तो कस्टमर के परस्पेक्टिव से हो गए सारे, मैन्युफैक्चरर के परस्पेक्टिव से सोचो कि क्या क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। उनको बैटरीज बाहर से मंगवानी पड़ती है, मतलब उनको इंपोर्ट करवाना पड़ता है, तो इंपोर्ट की ऑटोमेटिकली कॉस्ट जो है वो हाई रहती है, आप बोल सकते हो। और और मार्केट में डिमांड नहीं है, डिमांड इज लेस, तो बंदा मैन्युफैक्चर क्यों करेगा, ये पूरा दिन तो मैं पढ़ाता रहता हूँ इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन, ये डिमांड फिर भूल जाते हो, डिमांड होगी तो बंदा मैन्युफैक्चर करेगा। तो अब ये देखो यहाँ पे तुम लोगों ने बताया, मैंने तो आपको एक दो ही बताए। जब आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन आता है, सोचो उसके ऊपर, ऐसे नहीं होता सर्च करने लग जाओ गूगल पे क्या क्या चैलेंजेस है, इसके सोचना स्टार्ट करो।
कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे चार्जिंग का इशू है, कॉस्ट का इशू है, ट्रस्ट का इशू है, अवेयरनेस का इशू है, ये सारे के सारे इश्यूज है कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। टेक्नोलॉजी का लैक है, इंपोर्ट बहुत करवाना पड़ता है, डिमांड बहुत कम है, ये इश्यूज हैं आपके मैन्युफैक्चरर के, प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से। तो ये सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, है ना। इसको जितने अच्छे से आप लिख पाते हो उतने अच्छे आपको नंबर मिल जाते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप बोल सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब जब इसमें बोलते हैं कि सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिया है, तो उसमें हमारे पास फेम इंडिया स्कीम आ जाती है। अच्छा, इसके ऊपर वाले में आओ, दैट इज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन चाइल्ड लेबर जो है, इसको बनाया गया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, टेक्सटाइल्स एंड स्किल डेवलपमेंट। अगेन एक हमारी पार्लियामेंट की कमेटी है जो हर टाइम अवेलेबल है इन चीजों के ऊपर काम करने के लिए। कौन सी चीजें? लेबर के ऊपर, लेबर के जो इश्यूज है, टेक्सटाइल के जो इशू है, एंड स्किल डेवलपमेंट। टेक्सटाइल क्यों? क्योंकि टेक्सटाइल वो सेक्टर है हमारे इंडिया का जो सबसे ज्यादा जनता को एम्प्लॉयमेंट देता है। टेक्सटाइल एंड लेदर, ये दो वो इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी देती है इंडिया के अंदर, राइट। तो इसके ऊपर एक स्टैंडिंग कमेटी है जिनके द्वारा क्या है, उन्होंने बोला कि हमें जरूरत है यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड। इन्होंने क्या बोला कि चाइल्ड कौन है, इसकी डेफिनेशन इज रिक्वायर्ड। अच्छा तुम बताओ, चाइल्ड कौन होता है? डेफिनेशन दो, हु इज चाइल्ड। सारी खत्म है। जो छोटे बच्चे, क्या मतलब? 1 साल का बच्चा, 14-15 साल, 13 साल वाला नहीं, 16 साल वाला नहीं, 14 ईयर्स तक, 18 ईयर्स तक। यही तो पंगा है एक्चुअली, पंगा यही है। तभी वो बोल रहे हैं एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन, मतलब एक डेफिनेशन लेके आओ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम जुवेनाइल जस्टिस की बात करते हैं तो वो बोल देते हैं 16 साल, कि 16 साल के बाद हम किसी बच्चे को कंसीडर करेंगे एज अ बच्चा, किसी पर्सन को एज अ बच्चा तब कंसीडर करेंगे 16 साल या 16 साल के बाद, अगर उसकी साइकोलॉजी जो है वो भी बच्चे वाली हो। ये कब हुआ जुवेनाइल जस्टिस वाला? जब ये निर्भया का केस आया, उन्होंने यही बोला ना कि वो देखो वो 18 साल से कम था, आई थिंक 17 साल का था, तो उसको चाइल्ड कंसिडर किया गया। और चाइल्ड को आप कभी भी बहुत ही सख्त पनिशमेंट नहीं देते हो। तो यहाँ पे बोला गया, फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वाले एक्ट ने बोला कि 16 साल से अगर ऊपर का कोई बच्चा है या 16 साल का है, उसको बच्चा कंसिडर करना है कि नहीं करना, ये एक बोर्ड बैठेगा वो बताएगा। देन हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, जो क्या बोलता है, 6 साल से लेके 14 साल के बच्चे, मतलब 14 साल से ऊपर जो बच्चा है उसको कोई राइट टू एजुकेशन नहीं मिलता। 14 साल मतलब 8वीं क्लास तक। देन वैसे हम अगर हम वोटिंग की बात करते हैं तो वहां पे हम 18 साल तक मानते हैं कि बच्चा होता है, उसके बाद वो अडल्ट बनता है। देन जब हम बात करते हैं आर्टिकल 24, जो बात करता है चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करने की, तो वहां पे सरकार बोलती है कि 14 साल तक के बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते। 14 से 18 साल वाला बच्चा जो है वो किसी माइल्ड वर्क में काम कर सकता है, 18 साल के बाद तो कुछ मर्जी कर। तो मतलब अलग अलग जो आपके लॉ है वो अलग अलग एज बताते हैं कि चाइल्ड कौन होगा, जिसकी वजह से गड़बड़ होती है। तो वो बोलते हैं कि एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन लेके आओ कि हु इज चाइल्ड। सिंपल, कि चाइल्ड आप किसको कंसिडर करोगे, चाइल्ड के लिए क्या एज रहेगी, आप बोल सकते हो। इसी के ऊपर पूरी डिस्कशन है। तो यहां पे देखो क्या रेकमेंड किया गया है। सबसे पहले उन्होंने रेकमेंड किया कि जो चाइल्ड है इसकी डेफिनेशन लेके आओ। सरकार को बोला कि एक डेफिनेशन लेके आओ कि चाइल्ड कौन होगा। नंबर 2, उन्होंने बोला कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। पॉलिसी टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर हैज टू गो अ लॉन्ग वे टू अचीव द टारगेट स्टिपुलेटेड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8.7। एसडीजी गोल की हम बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8.7 है, ये बात करता है चाइल्ड लेबर को खत्म करने की।
चाइल्ड लेबर को खत्म करने की झंझट उसमें भी है। जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे चाइल्ड कौन है, अगर 18 साल तक वाला बंदा चाइल्ड है तो 18 साल तक जितने भी बच्चे काम करते हैं वो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। अगर 14 साल तक बच्चा चाइल्ड है तो 14 साल तक जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं वो चाइल्ड लेबर में आएंगे। 16 साल तक है तो 16 साल तक जितने काम कर रहे हैं वो चाइल्ड लेबर में आएंगे। गड़बड़ होगी ना यहाँ पे। तो चाइल्ड लेबर का अगर आप टारगेट अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक अच्छी पॉलिसी लेके आने की जरूरत है। चाइल्ड लेबर को खत्म करना है, उस पॉलिसी में सबसे पहले चाइल्ड कौन है वो बताओ, राइट। देन एज क्राइटेरिया, जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 1 देखो कि जो आपका चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है 1986 का, एक तो ये हमारे पास एक्ट है जो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करने के लिए है। देन जो जेजे एक्ट लिखा हुआ है दैट इज योर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। दोनों में ही अलग अलग डेफिनेशन दी गई है चाइल्ड, जो मोस्ट बेसिक हमारे पास चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट एक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन है दैट इज आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A ऑफ द फंडामेंटल राइट, जो कब लाया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, वो ये एज बताता है। गड़बड़ होगी ना। देन अगर हम बात करें जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है आपका, सेट अ मिनिमम एज फॉर अ वर्क एट 15 years with exceptions for light work from the age of 30। अब यहाँ पे देखो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि 13 साल का बच्चा भी वर्क कर सकता है, बट आप बोल सकते हो लाइट वर्क, ज्यादा हैवी वर्क नहीं। और 15 साल का बच्चा तो वर्क करने के लिए तैयार है ही है। हम ऊपर क्या बोल रहे हैं 14 साल। तो मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस एंड एक्ट्स ने अलग अलग एज लिमिट बताई है चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए, राइट। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गड़बड़ है। देन पॉजिटिव लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस, इन्होंने बोला कि मिनिस्ट्री नॉट टू इंक्लूड हजार्डस ऑक्यूपेशन इन द पॉजिटिव लिस्ट वेयर एडोलेसेंट कैन वर्क। अब यहाँ पे ना मैंने आपको बोला कि हमारे देश में सरकार ने बोला कि 14 से लेकर 18 साल के बच्चे काम कर सकते हैं, लेकिन वो कोई हजार्डस वर्क नहीं होना चाहिए। अब वो कौन कौन से एरियाज होंगे वहां पे जहां पे वो काम कर सकते हैं, होटल हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, ये हजार्डस नहीं है ना। तो यहाँ पे इन्होंने मिनिस्ट्री को बोला है, जो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर है उनको बोला है कि किसी भी ऐसे काम को इस लिस्ट में ऐड मत करना जो हजार्डस है। तो बहुत ही सोच समझ के आपने लिस्ट बनानी है कि कौन सा काम 14 साल से 18 साल का बच्चा कर सकता है। 18 साल के बाद तो कोई मर्जी काम करो, उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। देन अगर हम बात करें गाइडलाइंस फॉर द फंड यूटिलाइजेशन, सो इट रेकमेंड फॉर्मुलेटिंग गाइडलाइंस फॉर यूटिलाइजिंग फंड्स कलेक्टेड एज फाइन्स फॉर चाइल्ड लेबर वायलेशंस एंड इंक्रीजिंग फाइन अमाउंट। तो इन्होंने बोला कि जो लोग चाइल्ड लेबर करवाते हैं उनसे जो हम पैसा इकट्ठा करते हैं, उस पैसे को किस तरीके से यूज किया जाए कि हम फ्यूचर में चाइल्ड लेबर को खत्म कर सके, उसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस लेके आओ कि उस फंड को कैसे यूज किया जाएगा। और जो लोग इन फ्यूचर चाइल्ड लेबर करवाएंगे उनके ऊपर जो फाइन है उसको बढ़ा दो, जिससे क्या होगा आप बोल सकते हो केसेस कम हो जाएंगे। ये रेकमेंड किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल फंड जो है वो बनाने की जरूरत है, जिससे आप बोल सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मजिस्ट्रेट बैठे होते हैं, डीएम जो बैठे होते हैं, वो उस फंड का इस्तेमाल करके चाइल्ड लेबर को खत्म कर सके। देन स्ट्रिक्टर पनिशमेंट, पनिशमेंट जो है वो बढ़ाने की जरूरत है, राइट। यहाँ पे देखो proposes incorporation stricter punishment including license cancellation and property attachment alongside fine increase। वो बोलते हैं एक तो फाइन जो है वो बढ़ा दो, अगर कोई बंदा चाइल्ड लेबर करता है तो उस इंडस्ट्री का लाइसेंस कैंसिल कर दो, साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको भी एज अ फाइन वसूल सकते हो आप, राइट। Then accountability of the employers calls for fixing accountability of the principal employers and traffickers in addition to the employing entity। वो बोलते हैं कि जो लोग बच्चों को काम में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
ट्रैफिकिंग होती है बच्चों की, चाइल्ड लेबर के लिए भी बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है, बच्चों को बेचा जाता है। तो जिस बंदे ने बच्चे को उठाया है, जिसको बेचा है, उसने आगे बेचा है, वो सारे वहां पे, उन सबको वहां पे आप बोल सकते हो पनिशमेंट्स अपने अपने लेवल पे मिलनी चाहिए, सारे अकाउंटेबल होने चाहिए वहां पे, सबकी जवाबदेही होनी बहुत जरूरी है। देन जो आपके फंक्शंस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटीज हैं आपकी, जिसको डीपीएस बोल रहे हैं, आर नॉट असाइंड एंड रेकमेंड्स अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू अवॉइड द डिसकंटिन्यूटी। वो बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रोजेक्ट वगैरह चलते हैं, उसके रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटीज बनी होती हैं, वो कुछ खास गाइडलाइन नहीं देती हैं, कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताती नहीं है कि अगर चाइल्ड लेबर है तो किस चीज को कंसिडर किया जाएगा, कोई चाइल्ड लेबर करवा रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए क्या प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप उस बंदे को कैसे आप सजा दिलवा सकते हो, उस चीज में क्लैरिटी लेके आने की जरूरत है, जिससे क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर्स बैठे हैं उनको आसानी हो जाएगी। देन पुलिस की जो अकाउंटेबिलिटी है वो बड़ी जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल रेकमेंड्स प्रोविजंस ऑफ, ये जो चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट है, इसके तहत सिमिलर टू दोज इन द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 फॉर एक्शन अगेंस्ट द पुलिस। यहाँ पे ना आपके पास ये जो लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, इसको बोलते हैं पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट, जिसके तहत आप बोल सकते हो जो रेप है या सेक्सुअल हरासमेंट है किसकी, बच्चे की, बच्चे की मतलब जो 18 साल से नीचे है, वो अलग होगा ना, अडल्ट का रेप अलग कैटेगरी में आएगा बोल सकते हो। तो ये जो बच्चों का आप बोल सकते हो पोर्नोग्राफी है ना, या अडल्ट्री, ये सारी चीजें, रेप हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं, इससे रिलेटेड ये एक्ट है। इस एक्ट के तहत क्या है, अगर मान लो कोई बंदा अपना केस फाइल करने के लिए जाता है और पुलिस वहां पे एक्शन नहीं लेती है 24 घंटे के अंदर अंदर, तो पुलिस को भी सजा होती है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पुलिस की उस केस की छानबीन करना, और इस तरीके से छानबीन करना कि बच्चे के ऊपर उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। बहुत लंबे सारे प्रोविजंस हैं आपके पॉक्सो एक्ट के अंदर। तो जैसे यहाँ पे प्रोविजंस लिखे हुए हैं, वैसे ही प्रोविजंस आपको चाइल्ड जो लेबर का वाला एक्ट है आपका 1986 वाला, उसके अंदर भी लेके आने की जरूरत है, कि वहां पे भी अगर पुलिस इग्नोर करती है चाइल्ड लेबर का केस, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस चाइल्ड के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसके केस को इग्नोर नहीं कर सकती, अगर करेंगे तो पुलिस वालों के ऊपर आप बोल सकते हो केस बनेगा। वो चाइल्ड लेबर वाले में ये चीज नहीं है कि पुलिस के ऊपर केस बन सकता है, तो वो चीज लेके आने की जरूरत है, जिससे क्या है पुलिस इस चीज को ज्यादा सीरियस तरीके से लेगी, आप बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है चाइल्ड ट्रैकिंग मैकेनिज्म, एडवोकेट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लेवल चाइल्ड ट्रैकिंग मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स इन प्रिवेंशन, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन। मतलब हमें एक प्रॉपर अथॉरिटी बनाने की जरूरत है, जिसका काम सिर्फ ये होगा कि पूरे देश के अंदर, स्टेट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कहां कहां पे चाइल्ड लेबर के केसेस आ रहे हैं, अगर कोई बच्चा लापता होता है उसको ढूंढना, उसको दोबारा से उसके घर पहुंचाना, है ना, अगर कई घर नहीं मिल पा रहा है, उस बच्चे को याद ही नहीं है, आप बोल सकते हो कि बड़े साल पहले उठाया तो उसको पता ही नहीं है कि मेरा माँ बाप कौन है या कुछ, आप ये सब बोल सकते हो, तो उसके लिए पूरी एजुकेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, रिहेबिलिटेट करना, मतलब दोबारा से अपनी लाइफ स्टार्ट करने का मौका उसको प्रोवाइड करना, इसके लिए एक डेडिकेटेड अथॉरिटी हमें चाहिए, जिसका मतलब ये पुलिस की ही बन जाती है, पुलिस की एक टीम बन जाती है जो ट्रैक करती रहती है, मतलब हर जगह छापामारी करेगी, आप बोल सकते हो क्या देखने के लिए, कहीं पे कोई चाइल्ड लेबर तो नहीं हो रही, तो वो ट्रैकिंग ट्रेसिंग के लिए हमारे पास होना चाहिए। देन चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन एंड कोर्ट्स बनाने की जरूरत है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब किसी चाइल्ड के रिलेटेड कोई केस आता है ना, तो उसकी डीलिंग के लिए प्रोसीजर इज टोटली डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि किसी बच्चे का रेप हुआ है ना, किसी बच्चे का रेप हुआ, मान लो मैं पुलिस अथॉरिटी हूं, मैं उसके पास जाके जैसा मैं अडल्ट से पूछता हूं वैसे नहीं पूछ सकता कि क्या बेटा आपका रेप हुआ है, उसको पता ही नहीं है रेप क्या है, क्या आपकी सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, उसको पता ही नहीं है सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, क्या इंटरकोर्स हुआ है, उसको पता ही नहीं है क्या है,
तो मुझे अलग तरीके से पूछना पड़ेगा, मुझे उसको साइंस देने पड़ेंगे, सिंबल्स देने पड़ेंगे, पिक्चर्स देखनी पड़ेंगी, क्या यहाँ पे टच किया था आपको, क्या इस तरीके से बात की थी। दूसरी चीज, मैं अनजान हूं और पुलिस वालों से तो वैसे ही बच्चे डरते हैं, वो बताएंगे नहीं, तो वहां पे आप वर्दी नहीं पहन सकते हो, समझ रहे हो, आप वर्दी नहीं पहन सकते, आपको बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बात करनी होगी आपको। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बोलूं कि भाई जैसा आपको ठीक लगे कर लेना, मुझे ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी ना पुलिस वालों की, भाई बच्चा है तो हमें ये तरीके अपना सकते हैं। जैसे हम टीचर ट्रेनिंग देते हैं कि छोटा बच्चा है, स्पेशल चाइल्ड है, तो उसको पढ़ाने के लिए ये तरीका है, एक नॉर्मल चाइल्ड है उसके लिए ये तरीका है ना, एक आप बोल सकते हो कि अपाहिज चाइल्ड है उसके लिए ये तरीका है, अगर वो देख नहीं सकता उसके लिए ये तरीका है, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो वो सब चीजें करने की जरूरत है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो। और स्पेशल कोर्ट्स भी बनाने की जरूरत है। अब जैसे नॉर्मल कोर्ट होती है, अगर उसके अंदर आप बच्चे को बुलाओगे, आप बच्चे को बोलोगे कि यहाँ पे आपने आपकी क्या करना है, गवाही देनी है, तो वो बच्चा वो गवाही नहीं दे पाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, राइट। सो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। उसके बाद हमारे पास नीचे डाटा दिया हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे डाटा, यूपी के अंदर सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबरर्स हैं, दैट इज अराउंड 2.1 मिलियन। यूपी के बाद बिहार है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, एमपी है, जो अप्रोक्सीमेटली हमारे देश के अंदर टोटल जो चाइल्ड लेबर के केसेस हैं उसके 55 जो आपके केसेस हैं, 55% जो केसेस है वो कहां पे मिलेंगे, इन स्टेट्स के अंदर। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि इन स्टेट्स के अंदर ये करने की जरूरत है। देन इसके अलावा रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो रूरल एरियाज में 14% केसेस है और अर्बन एरियाज में आपको अराउंड 5% केसेस बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब रूरल एरिया में चाइल्ड लेबर इज मोर, वहां पे ज्यादा इंक्रीज होती हुई हमें देखने को मिल रही है। देन अगर हम बात करें जेंडर के लेवल पे तो बॉयज ज्यादा है, चाइल्ड लेबर लड़कों में ज्यादा है एज कंपेयर टू लड़कियां, आप बोल सकते हो, राइट। देन इसी तरीके से आगे आपको सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि किस किस तरीके से होता है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में आप बोल सकते हो 70% ऑफ द चाइल्ड लेबर के केसेस आपको देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद 20% केसेस सर्विस सेक्टर में है और 10% केसेस इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। कैसे सरप्राइजिंग है, एग्रीकल्चर में 70% केसेस हम मानते हैं, 20% केसेस सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर मतलब जहां पे सुविधाएं दी जाती हैं, एजुकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीजों में। क्योंकि जब जब बात आती है कि चाइल्ड लेबर हो रही है, आपके दिमाग में क्या आता है कि इंडस्ट्री वाले चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं। हालांकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे कम है, दैट इज जस्ट 10%। 70% सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में है। लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि वो चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं। क्यों नहीं पता होता, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कहीं पे तो चाइल्ड लेबर के लिए जो डाटा है वो क्या बोलता है कि 16 साल से नीचे के बच्चे से अगर काम करवाया चाइल्ड लेबर। किसी ने बोल दिया 6 से 14 वाला चाइल्ड है, किसी ने बोल दिया 18 तक है, किसी ने बोला 14 तक है, किसी ने बोला 13 तक माइल्ड वर्क करवा सकते हो, 15 तक आप उस 15 जैसे कंप्लीट कर देगा, 15 के बाद उससे कोई मर्जी काम करवाओ। और ये बोला क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कि 15 साल के बाद किसी बच्चे से आप काम करवाओगे तो वो चाइल्ड लेबर कंसीडर नहीं होगी। तो इतने सारा डाटा आपने दे दिया एज का, तो आपके पास एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन होनी चाहिए कि चाइल्ड क्या है और किस एज के बाद अगर आप लेबर करवाते हो तो वो चाइल्ड लेबर में नहीं आएगा, अगर उस एज से पहले करवाते हो तो वो चाइल्ड लेबर में कंसीडर किया जाएगा। तो ये सारी जो आपकी यहाँ पे कहानी है ये आपको पता होनी चाहिए। नीचे जस्ट आपको स्कीम्स दी गई हैं, उसको जस्ट आपने रीड आउट करना है कौन कौन सी स्कीम्स हमारे पास है। अब यही तो मुद्दा है फिर, यही तो मुद्दा है, यही तो मुद्दा है कि जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था, वहां पे मेस में मोस्टली जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब वो छोटा बच्चा जो है उसको वहां पे लाया कैसे गया है, वो अपनी पेरेंट्स की मर्जी से आया है, राइट। उनके साथ कोई बॉन्ड साइन नहीं होता है, क्योंकि अगर आप बॉन्ड साइन करोगे तो आप फंस जाओगे। अब उसके ऊपर कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है कि देखो ये बच्चों से काम करवा रहे हैं, अब रिपोर्ट नहीं करोगे तो पुलिस को सपना थोड़ी ना आएगा।
यहाँ पे तभी तो मैंने आपको बोला कि एक स्पेशल ट्रैकिंग एजेंसी जो है वो बनाने की जरूरत है, जो प्रेजेंटली हमारे देश में कोई नेशनल ऐसी एजेंसी नहीं है जो इस केसेस को ट्रैक करती हो, जगह जगह पे छापामारी करती हो कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर का केस तो नहीं हो रहा। समझ रहे हो ये चीज? देन मैंने आपको क्या बोला, पनिशमेंट ज्यादा करने की जरूरत है। आप ये बोल दो कि अगर आपने चाइल्ड लेबर करवाई तो आपका लाइसेंस कैंसिल। घर पे काम, दैट इज नॉट चाइल्ड लेबर, वो चाइल्ड लेबर में नहीं आता। वो चाइल्ड लेबर है हमारे देश में, ये है वो चाइल्ड लेबर फिर है अगर वो 14 साल से आप पहले करवा रहे हो। हमारे इंडियन जो पेरेंट है 14 साल तक के बच्चे से काम नहीं करवा सकते। 14 से 18 साल के बीच में आप करवा सकते हो कोई भी माइल्ड काम, ये पोचा लगाना या किसी के घर पे जाके, या फिर जैसे ट्रांसप्लांटेशन की जाती है राइस की, वहां पे आप बच्चों से करवा रहे हो, 14 से 18 के बीच में करवा सकते हो। 18 के बाद वो कोई मर्जी काम करे। 14 से पहले अगर करवाओगे तो वो चाइल्ड लेबर में आएगी, चाहे वो उसके पेरेंट करवा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक उसका पेरेंट है, वो बर्गर का ठेला लगाता है, वहां पे अपने बच्चे से काम करवा रहा है, उस बच्चे की एज जो है वो 14 साल से कम है। अब यहाँ पे मुद्दा ये भी तो हो सकता है, मैंने क्या बोला, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर, लेबर मतलब जिसका आपको वेज मिलेगा। पेरेंट कौन सा वेज देते हैं? पैसा देते हैं? नहीं देते, तो वो लेबर कहां से हुई फिर? मुद्दा तो ये भी है ना। मान लो कि मैं बर्गर की रेडी लगाता हूँ, मेरा लड़का है, मैं उसको साथ में बर्तन साफ करवाने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको क्या पैसा दे रहा हूँ? नहीं, तो वो लेबर कहां से हुई? वो लेबर थोड़ी ना हुई फिर। मुद्दा वो भी मतलब केस टू केस डिपेंड करता है, तभी तो कंफ्यूजन है। आप बोल सकते हो कि ये चीज अभी तक भी चली हुई है, इतने ज्यादा केसेस हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हमारा टॉपिक, अभी अब मैम कर लेना रिकॉर्ड भी, दैट इज भूटान। इंडिया भूटान के रिलेशंस के ऊपर। ठीक है जी, तो यहाँ पे न्यूज के अंदर जो है वो है गलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिया भूटान जो है इनके बीच में क्या रिलेशन है। सबसे पहले ज्योग्राफी को समझो, यहाँ पे हमारे पास है सिक्किम, इस तरफ हमारे पास पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या है, बांग्लादेश। दिस इज बांग्लादेश। यहाँ पे लोकेटेड है भूटान, यहाँ पे लोकेटेड है भूटान, जिसके एक तरफ तो है सिक्किम, दूसरी तरफ है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे है असम, और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। रिसेंट न्यूज में क्या चल रहा है कि भूटान के अंदर आपका एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जा रहा है, दैट इज गिलेफू। गिलेफू वहां की सिटी का नाम है, और वहां से एक रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है वो कक्कर पर दैट इज इन असम, वहां तक एक आपकी रेलवे लिंक प्रोजेक्ट जो है उसको डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा इंडिया के द्वारा भूटान के अंदर बहुत सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो इन्वेस्टमेंट है वो की जाती है। अब इस रेल प्रोजेक्ट से क्या होगा, जो भूटान है वो बांग्लादेश के साथ कनेक्ट हो सकता है। भूटान जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से होते हुए जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके साथ कनेक्ट हो पाएगा, राइट। तो दिस वाज द न्यूज, दिस प्रोजेक्ट वाज इन न्यूज, दिस गलेफू सिटी दैट इज स्मार्ट सिटी दैट वाज इन न्यूज। तो ये हमारी नेक्स्ट न्यूज है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें हैं। तो रिसेंटली नवंबर के अंदर भूटान के राजा, जिनका नाम है जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक, दिस इज द नेम ऑफ द भूटान का राजा, जो रिसेंटली नवंबर के अंदर आप बोल सकते हो इंडिया में आए। और इंडिया में जब ये आए हैं तो ये काफी सारे प्रोजेक्ट इंडिया के साथ साइन करके गए हैं। अब देखो भूटान ना एक ऐसी कंट्री है जो जब से आजाद हुई है इंडिया के साथ ही 1948 के अराउंड ये आजाद होती है, जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ उसी टाइम पे भूटान जब आजाद हुआ तब से लेके अब तक इंडिया के साथ इनके रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं। हालांकि भूटान के ऊपर जो कंट्री है दैट इज चाइना,
और चाइना हमेशा इंडिया के नेबर्स को टारगेट करता है, चाहे यहाँ पे बैठा हुआ नेपाल हो, चाहे यहाँ पे बैठा बांग्लादेश हो, चाहे यहाँ पे बैठा म्यांमार हो, राइट। तो भूटान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने के पीछे क्या कारण है? नंबर 1, भूटान एक ऐसी कंट्री है जो बाहर की इन्वॉल्वमेंट, खास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट या बहुत ज्यादा एडवांस्ड कंट्री की इन्वॉल्वमेंट अपने देश में नहीं चाहता। सबसे अच्छी एग्जांपल, भूटान के अंदर पहला टीवी, जो पहला टेलीविजन है, वो कब आया है? 1999 के अंदर। और भूटान के अंदर स्मार्ट सिटीज जैसा प्रोजेक्ट अभी तक भी बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है। भूटान के अंदर ये जो आपकी स्मार्टफोन्स या फिर जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये इंस्टाग्राम, ये व्हाट्सएप बहुत ज्यादा नहीं चलाया जाता और ना ही सरकार इन चीजों को प्रमोट करती है। भूटान अपने कल्चर को कंजर्व करने में इंटरेस्टेड है। और भूटान के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज, इंडिया से आप भूटान में जाना चाहते हो, आपको कोई वीजा नहीं चाहिए, क्योंकि भूटान के साथ हमारा फ्री बॉर्डर एग्रीमेंट है, जैसा हमारा नेपाल के साथ भी है। बट अगर आप भूटान के अंदर एंटर करते हो, आप एंटर करके भूटान के अंदर आपको पर डे 1200 रुपया जो है वो देना पड़ेगा, सिर्फ इस चीज का कि आप भूटान की धरती के ऊपर खड़े हो। समझ रहे हो? आप भूटान में गए, जैसे ही बॉर्डर एंटर किया, पांव उधर डाला ना, एक दिन 1200, दूसरा दिन 1200, तीसरा दिन 1200, तो मतलब भूटान में लोग कम जाएंगे। आपने बोला ना इतने पैसे कौन देगा, तो मतलब भूटान में लोग कम जाएंगे। मतलब भूटान कहीं ना कहीं अपने टूरिज्म को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करता है। और अगर हम बात करें, कोई बाहर का बंदा आ रहा है, मान लो ये तो इंडिया वालों के लिए और बहुत कम है, बाहर का कोई बंदा आ रहा है ना, तो बाहर के बंदे से कम अगर मैं आपको बताऊं तो 200 से 250 के अराउंड जो डॉलर है कलेक्ट किया जाता है। मतलब ऑन एंड एवरेज अगर हम बोले तो ये लोग कम से कम 6,000, 7,000, 8,000 या 10,000 रुपया देते हैं। किस चीज के लिए? जस्ट भूटान की धरती के ऊपर पांव रखने के लिए। उसके बाद वहां पे जो खर्चा होना है वो अलग है, वहां पे जो रहने का खर्चा होगा, घूमने का खर्चा होगा वो अलग। अच्छा, घूमने की बात की, जैसे भूटान में आप एंटर किए, इट इज मैंडेटरी कि आपके पास गाइड होना चाहिए। विदाउट गाइड आप भूटान के अंदर नहीं घूम सकते, और गाइड का खर्चा अलग से होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलो कि मैंने भूटान में घूमने के लिए जाना है, आप जा सकते हो, कोई वीजा नहीं चाहिए। जस्ट वहां पे जाके अपना जस्ट मतलब प्रूफ दो, आधार कार्ड दो, आप बोल सकते हो, तो वो आपको बोलेंगे आप जा सकते हो। लेकिन 2 रिक्वायरमेंट है, एक तो पर डे वहां पे रहने के लिए, जस्ट वहां पे एंटर होने के लिए पर डे 1200 रुपए चार्जेस है। नंबर 2, आपके पास गाइड होना ही चाहिए, विदाउट गाइड आपको एंट्री नहीं मिलती। वीजा नहीं चाहिए, गाइड चाहिए, आप बोल सकते हो। अब गाइड का खर्चा अलग से। ये सारी पॉलिसीज भूटान क्या करता है? भूटान अपने टूरिज्म को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए सारी पॉलिसीज को चला रहा है। अब इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं क्योंकि इंडिया भूटान की डेवलपमेंट का बहुत बड़ा भागीदार है। जैसे गलेफू सिटी की मैंने बात की है, गलेफू से ककरपर, नीचे आपके पास कोकरझार, ककरपर नहीं एक्चुअली कोकरझार है आपका, तो ये जो एरिया, वहां तक आपका जो रेलवे लिंक है उसको बनाया जाएगा। और ये रेलवे लिंक से क्या होगा? भूटान की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एक रेलवे लिंक और है, जो क्या है, भूटान से सिक्किम, वेस्ट बंगाल से होते हुए आपके बांग्लादेश में जाता है। इसका यूटिलाइजेशन भी भूटान करेगा। इसके रिलेटेड नवंबर में जब आपके राजा आए थे उसके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ। इससे क्या, भूटान का ट्रेड बांग्लादेश के साथ बढ़ पाएगा। और भूटान के रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग चीज, भूटान टोटल जो एक्सपोर्ट करता है, टोटल जो इनका 100% एक्सपोर्ट है, उसमें से 98% ये किसको बेचता है? इंडिया को। और टोटल एक्सपोर्ट जो है उसमें अगर हम चीजों को देखें, सर्विसेज या कमोडिटीज को देखें, उसमें 40% क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब टोटल जो एक्सपोर्ट भूटान करता है उसमें से 40% वेटेज किसकी है? इलेक्ट्रिसिटी की। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगा के।
डैम्स बना के। और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट लगाने में सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट किसकी है? इंडिया की। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसकी है? इंडिया की है। और भूटान का टोटल अगर हम ट्रेड देखें, टोटल ट्रेड देखें, ये भी सबसे ज्यादा किसके साथ है? इंडिया के साथ। सो भूटान इज हाईली डिपेंडेंट ऑन इंडिया। अब रिसेंट ईयर्स में एक आपको मुद्दा देखने को मिला होगा, यहाँ पे ना भूटान का अगर हम बॉर्डर बनाते हैं, हम ऐसे इसको सीधा ड्रॉ कर देते हैं, वैसे ये ऐसे से है, इस तरीके से ऐसे। बीच में मतलब ये छोटी सी स्पेस है जहां पे कौन बैठा हुआ है? चाइना। और यहाँ पे भूटान का एक एरिया है, ये वाला एरिया, जिसको बोला जाता है ढोकलम, जो है आपका ढोकलम प्लेट्यू। प्लेट्यू मतलब पठार, जिसकी ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा होगी, प्लस ऊपर से वो क्या होगा? फ्लैट होगा। ये ढोकलम में चाइनीज इन्वेजन हुई कब? 2017 के अंदर। और फिर भूटान ने इंडियन आर्मी को इनवाइट किया कि आप आके इनको पीछे भगाओ। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी वहां पे जाती है और ढोकलम से चाइना को वापस किया जाता है, क्योंकि भूटान एंड चाइना के बीच में बहुत सारा डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा। किस चीज के ऊपर? बॉर्डर को लेकर। चाइना बोलता है कि यहाँ वाला जो एरिया हमारा डिस्प्यूटेड है, ये हम भूटान को छोड़ देते हैं, लेकिन भूटान ये जो ढोकलम वाला एरिया है ये हमें दे दे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ढोकलम के एरिया बड़ा क्लोज है इस छोटे से पॉइंट के। ये छोटा सा पॉइंट क्या है आपका? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो छोटा सा एरिया जो पूरे इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ कनेक्ट करता है। मैप के ऊपर देखो, वो छोटा सा है ना, जिसको चिकन नेक भी बोला जाता है। इस तरफ चिकन का मुंह, वो चिकन की बॉडी, वो चिकन का नेक, छोटा सा एरिया बोल सकते हो, राइट। तो वो चिकन नेक जो है वो बड़ा क्लोज पड़ता है ढोकलम से। तो वो इशू भी हमें यहाँ पे देखने को मिला, राइट। इस न्यूज के अंदर खास तौर पे बात की गई है किसकी? इस गलेफू सिटी की, जो मैंने आपको बता दी है, राइट। इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी क्या है? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी रिसेंटली यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया, जो हुथीज के द्वारा रेड सी के अंदर अटैक किए गए हैं। अब इस चीज को समझते हैं कि ये हुथीज कहां से है। हुथीज का कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं कि हुथीज का क्या मुद्दा है, क्यों चीख चिल्ला रहे हैं। लेकिन हाँ, हुथीज है कौन, कहां से है, वो एरिया कौन सा है, रिसेंट अटैक कहां पे हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट। तो जब हम इंडिया से वेस्ट में जाते हैं, ये इंडिया हमारा हो गया, यहां से वेस्ट में जाओगे तो इस तरीके से आपको कुछ एरिया देखने को मिलेंगे। ये कुछ एरियाज आपको इस तरीके से देखने को मिलते हैं। दिस इज द मैप, जहां पे कौन कौन से एरियाज हैं आपके पास। एक तो सबसे पहले है, इधर पड़ता है आपका ओमान, इसके नीचे पड़ता है यमन, कंट्री का नाम है। यहां पे छोटी सी कंट्री है, दैट इज दीजबोती, ठीक है। यहां पे आपकी जो कंट्रीज है दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, इधर आपका रह जाएगा इजिप्ट, ठीक है। देन आपका है सूडान, और कौन सा है आपका यहाँ पे? इथोपिया। और इथोपिया इस तरफ है, और नीचे की तरफ एक छोटी सी कंट्री है दैट इज एरिट्रिया। इस तरीके से कंट्रीज है। ऊपर आपके पास सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया के बाद यहाँ पे आपको दो कंट्रीज देखने को मिलती हैं, एक तो जॉर्डन है, एक इजराइल है, आप बोल सकते हो, ठीक है। ये जो एरिया है यहां से आपकी जाती है स्विज कैनाल, ये है आपकी गल्फ ऑफ स्विज, गल्फ ऑफ स्विज। ये है आपकी गल्फ ऑफ अकबा, और ये है आपका रेड सी। जो रिसेंट अटैक किए गए हैं वो यहाँ पे सना करके एक एरिया है, सना मतलब
कैपिटल सिटी ऑफ यमन? सना। कैपिटल सिटी ऑफ यमन, जहां पे एक ग्रुप रहता है, एक रेबल ग्रुप रहता है, जो क्या है यमन की सरकार के साथ बड़े सालों से आप बोल सकते हो स्ट्रगल में इन्वॉल्व है, जिसका नाम है हूथी। हूथीज आप बोल सकते हो, जो यमन की सरकार के साथ सबसे पहले इन्वॉल्व हुआ कि जो करप्शन वगैरह यमन में चल रही थी उस इशू के खिलाफ ये खड़े हुए थे। अभी रिसेंटली ये जो हूतीज है ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। हमास कौन? जिसका इजराइल के साथ मुद्दा है, जो हमने उस दिन समझा था। अभी होता क्या है, दुनिया जहान का काफी सारा ट्रेड जो है वो इस स्वीज कैनाल से होते हुए, रेड सी से होते हुए एंटर करता है कहां पे? इंडियन ओशन। अब जितने भी यहां से आपके शिप्स गुजर रहे थे उसके ऊपर इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे, इंडिया जो है, ये बैठा हमारा इंडिया। इंडिया जो है 2023 के अंदर सबसे ज्यादा जो इंडिया ने ऑयल मंगवाया है वो कहां से मंगवाया है? रशिया से। और वो ऑयल भी इसी रूट से आता है, रशिया से इस तरफ से आता है, ईस्टर्न रशिया जो ऊपर पड़ता है वहां से आप बोल सकते हो बाल्टिक सी, बाल्टिक सी से नॉर्थ सी, देन उसके बाद अटलांटिक ओशन, देन मेडिटेरेनियन सी, स्विस कैनाल, रेड सी, इंडियन ओशन, इस तरीके से आता है। हमारी शिप्स के ऊपर अटैक नहीं हुआ है क्योंकि जो हूतीज है इनको कहीं ना कहीं रशियन जो आप बोल सकते हो अथॉरिटीज है वो सपोर्ट करती है। बट बाकी जो आप बोल सकते हो यहां से निकल रहा था व्यापार बाकी कंट्रीज का, उसके ऊपर अटैक करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे कुछ एरियाज जो है वो न्यूज में चले, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये एरिया जिसका नाम है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। बाब अल मंदेब स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब एक छोटा वाटर बॉडी जो दो एरियाज को कनेक्ट करता है। ये छोटा वाटर बॉडी जो रेड सी को कनेक्ट करता है किसके साथ? यहाँ पे इस तरीके से बनता है ये, किसके साथ? दिस इज गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन को रेड सी के साथ कनेक्ट करता है आपका बाब अल मंदेब स्ट्रेट, जहां पे रिसेंट हूतीज का अटैक हमें जो है वो देखने को मिला है। और इसी अटैक को खत्म करने के लिए यूएसए के द्वारा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, दैट इज ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। सिंपल, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, इसका नाम आपने याद रखना है सिंपल, कि ये किस मुद्दे के ऊपर लॉन्च किया गया था बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बोरोइंग बाय द स्टेट्स। बोरोइंग का मतलब क्या है? जो कर्जा लिया जाता है, जो उधार लिया जाता है, किसके द्वारा? स्टेट्स के द्वारा। अब हमारे इंडिया में एक लिमिट है आपके पास, अकॉर्डिंग टू द 15th फाइनेंस कमीशन। अभी रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन बिठाया गया ना, मतलब उनके जो मेंबर्स हैं उनके नाम डिसाइड किए गए कौन कौन बंदे होंगे 16th फाइनेंस कमीशन में। जो आपका 15th फाइनेंस कमीशन है उसकी बात करें तो उसने बोला कि मैक्सिमम 3% ऑफ स्टेट जीडीपी। स्टेट जीडीपी का मतलब क्या है? कि उस स्टेट के अंदर जितनी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है एक साल के अंदर, उसकी टोटल वैल्यू, जैसे देश की होगी स्टेट की भी तो होगी, तो जो टोटल पंजाब की मान लो जीडीपी है, पंजाब की स्टेट जीडीपी जो है उसका मैक्सिमम 3% जो अमाउंट बनेगा, मतलब क्या है? अगर 100 रुपया जीडीपी है तो 3 रुपए। 100 रुपए के पीछे आप कितना लोन ले सकते हो, कितनी बोरिंग कर सकते हो? 3 रुपए। अगर 1000 है तो फिर कितना होगा? 30 रुपए। अगर 3 लाख है तो फिर कितना होगा? बताओ बताओ जल्दी। अगर 3 लाख रुपया आपकी जीडीपी है, चलो बड़ा ले लेते हैं, 3 करोड़ है, 3 करोड़ मान लो आपकी जीडीपी है टोटल, तो उसका 3% कितना होगा बताओ जरा जल्दी।
बताओ 1 करोड़ का 3% कितना होगा? 1 करोड़ मतलब 100 लाख। 1 लाख इज इक्वल्स टू 1%। 100 लाख इज इक्वल्स टू 100%। 100 लाख इज 1 करोड़। तो 1 करोड़ का कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपया क्या हो जाएगा? 3%। 2 करोड़ का 6 लाख। 3 करोड़ का 9 लाख। 90 लाख 9 लाख। तो मतलब इस तरीके से उन्होंने बोला कि मैक्सिमम आपके जो स्टेट जीडीपी है उसका 3% ही आप लोन ले सकते। उसी के रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास एक आर्टिकल आया है, तो उसको देखो। States in India may have the option to access around 2.04 lakh crore in additional borrowings beyond their net borrowing limit for the year, according to the Finance Ministry. उन्होंने बोला कि जो आपकी साल की लिमिट रखी हुई है उससे आप 2 लाख करोड़ रुपया ज्यादा जो सारी स्टेट्स है वो क्या कर सकती हैं? बोरो कर सकती हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। The center has granted 22 states permission to raise nearly 61,000 crore this year, exceeding their net borrowing ceiling set at 3% of the gross state domestic product. इस साल में सेंटर सरकार के द्वारा अराउंड 22 स्टेट्स को परमिशन दी गई कि जो उनकी लोन लेने की लिमिट थी उससे ज्यादा वो लोन ले सकते हैं। और कितना लोन लिया गया? 61,000 करोड़ लोन जो है लिमिट से ज्यादा लिया गया। अब ये लिमिट लगाई क्यों जाती है? तो वो देखो, दिस एडिशनल बोरिंग कैपेसिटी इज एक्सटेंडेड टू स्टेट्स दैट फुलफिल्ड पेंशन लायबिलिटीज बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल पेंशन सिस्टम। Additionally, states can potentially raise over 1.43 lakh crore based on the Ministry of Power's recommendation tied to power sector reform. दो कारण है क्यों लिया गया। एक तो जो नई पेंशन स्कीम आप लेके आए हो उसमें स्टेट को इन्वेस्टमेंट करनी थी तो पैसा चाहिए था। दूसरा, आपके पावर सेक्टर में आप बोल सकते हो कि 1.4 लाख करोड़ रुपया पर स्टेट परमिशन दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा पावर जनरेशन के लिए। आप बोल सकते हो ये सब एक्स्ट्रा है। रूल्स क्या बोलते हैं? रूल्स तो ये बोलते हैं कि 3% ऑफ द स्टेट जीडीपी आप बोरो कर सकते हो मैक्सिमम। इसके अलावा एडिशनली अगर हम बात करें, स्टेट्स रिसीव एंड 0.5% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन बोरोइंग कैपेसिटी एज अ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। अगर स्टेट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है अलग अलग पैरामीटर्स में तो वो क्या है? 3% से एक्स्ट्रा 0.5% मतलब 3.5% तक लोन जो है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक आर्टिकल है जो आपने याद रखना है, बाकी सब भूल जाओ। एक आर्टिकल याद रखना, कौन सा? आर्टिकल 293 क्लॉज 3। ये क्या बोलता है? It stipulates that state cannot raise a loan without the consent of government of India. This is very important, आपको पता होना चाहिए, हमेशा याद रखना। आर्टिकल 293 क्लॉज 3 ये बोलता है कि अगर स्टेट सरकार ने लोन लेना है, स्टेट सरकार ने लोन लेना है तो वो किसकी परमिशन के साथ लोन लेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के साथ। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपने याद रख लें। ये सारी खाली हो रखी है, कोई दिन चलता है इसमें, राइट? तो ये आर्टिकल आपने याद रखना है जो न्यूज के अंदर चल रहा था। दैट्स इट, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन एक ग्रीन वॉशिंग करके न्यूज के अंदर चीज चल रही थी। ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग है कि एक्चुअली यूके के द्वारा कुछ कंपनीज को बैन किया गया है, वो हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है ग्रीन वॉशिंग क्या होता है। ग्रीन वॉशिंग ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि जी ये मैंने रेफ्रिजरेटर बनाया है, ये ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिल्कुल भी एमिट नहीं करता। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब ये वो गैस है, आप बोल सकते हो, जो क्या है हमारे क्लाइमेट चेंज में भागीदारी देती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती है। मैंने आपको बोला कि हमारी कंपनी जो रेफ्रिजरेटर बना रही है इसमें बिल्कुल भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिट नहीं होती और किसी भी तरीके की क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नहीं किया गया है। मैंने बोला तो ये, लेकिन रियलिटी इज कि मैं यूज कर रहा हूं। तो लोगों को धोखा देना, बोलना तो ये कि हमारी टेक्नोलॉजी इज
इन्वायरमेंट फ्रेंडली, बट एक्चुअल में इट इज नॉट। उसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग करना। ग्रीन वॉशिंग मतलब लोगों को बोलना ये कि हमारी टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बट एक्चुअल में वो होती नहीं है। न्यूज में क्यों आया वो देखो। द यूके बैंड एडवर्टाइजमेंट्स फ्रॉम द एयर फ्रांस, then Lufthansa and Etihad in December, accusing them of greenwashing, misleading consumers about the environment impact of the air travel. Greenwashing involves creating a false impression of climate-friendly practices, and it often overshadows environmental damaging activities. The aviation industry, responsible for around 2.5% of the human-produced carbon dioxide emission, faces scrutiny. Without measures, its contribution could rise to 5% by 2050, as per the United Nations International पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज IPCC। तो यहाँ पे ये बोला गया कि ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये बोल के कि जिस तरीके की ये एयर जो आपकी फ्लाइट्स होती हैं उसकी कंपनीज है कि ये एडवर्टाइजमेंट चला रही थी कि हमारी अगर आप प्लेन्स में आप ट्रेवल करते हो तो हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जिस तरीके से हम मैनेज वगैरह करते हैं पूरे अपने ट्रेवल के सिस्टम को, वो बड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बट एक्चुअल में वो नहीं। तो मतलब क्या है, वो कर रहे हैं ग्रीन वॉशिंग, मतलब लोगों को धोखा दे रहे हैं एक तरीके से, राइट। देन इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट वाला, दैट इज अबाउट द न्यू बिल। इस बिल को हम तब डिस्कस करेंगे जब ये बिल पास हो जाए। फिलहाल के लिए इस बिल को आपने जस्ट पढ़ लेना, दैट इज टेलीकम्युनिकेशन बिल ऑफ 2023, राइट। इसको जस्ट रीड करना है एक बार। जब ये बिल अभी सिर्फ लोकसभा ने पास किया है, राज्यसभा भी पास कर देगी, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे, तब इसको दोबारा से फिर डिस्कस करना है कि फाइनली कैसे पास हुआ है। नेक्स्ट ऊपर हमारे पास दिया गया है यमन के हुतीज के बारे में, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हुतीज कहाँ पे है, मैप वगैरह आपको पूरा दिया गया है। उसके ऊपर आपके पास एक करंट अफेयर है अबाउट द कैमल्स, जिसको कैमेलिड्स बोल रहे हैं। कैमेलिड की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरी फैमिली को बोला जाता है। नीचे फोटो देखो, बहुत तरह के आपको कैमल्स देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बैक्टीरियन कैमल है, जो खास तौर पे आपको कहाँ पे, अरेबियन कैमल है सॉरी, जो खास तौर पे आपको क्या है, नॉर्दर्न अफ्रीका एंड अरेबियन पेनिनसुला के अंदर, मतलब ये सऊदी अरेबिया, यमन, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक आपके पास बैक्टीरियन कैमल्स हैं जो खास तौर पे आपको क्या है, सेंट्रल एशिया के अंदर, मंगोलिया हो गया है ना, इन एरियाज में देखने को मिलते हैं। देन आपके पास लामा है, लामा गलामा भी जिसको बोला जाता है, जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये आपको साउथ अमेरिका में खास तौर पे देखने को मिलता है। और एक और है आपके पास यूनाको। ये दोनों कैमल्स ही हैं, लेकिन ये अलग स्पीशी है कैमल की, आप बोल सकते हैं फैमिली इनकी सेम है, जिसको हम बोलते हैं कैमिलिड्स। तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा अगेन साउथ अमेरिका के अंदर। इसके अलावा जो आपका अल्पाका है, जो ये व्हाइट से कलर का है, ये भी आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, साउथ अमेरिका के अंदर। ये जो अल्पाका, ये आपने फोटो वगैरह में देखा होगा, ये बड़ा फेमस होता है। देन आपके पास विकुना है, विकुना आपको कहाँ पे मिलेगा, एक तो ये मिलता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और एक आपको साउथ अमेरिका के अंदर। तो ये कुछ कैमल्स हैं जो हमें ऑल अराउंड द वर्ल्ड मिलते हैं। न्यूज क्या चल रही थी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2024 का जो साल है, इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स डिक्लेयर किया गया है। इस पूरे साल में यूनाइटेड नेशन खास तौर पे क्या करेगा, जो ये कैमेलिड्स है, मतलब कैमल की जो पूरी फैमिली है, जो अलग अलग स्पीशीज इसकी मिलती है, इसका सिग्निफिकेंस जो है वो वर्ल्ड को बताएगा। तो कैमल की बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। कैमल का जो वूल है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। कैमल का जो मिल्क है, दैट इज वेरी प्रीशियस, आप बोल सकते हो, बड़ा ही न्यूट्रिश रिच होता है, आप बोल सकते हो, न्यूट्रिशन बहुत अच्छा खासा उसके अंदर होता है, राइट। तो उन सब चीजों की इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए यहाँ पे आप बोल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड पॉइंट देखो, दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन मीटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय प्रोवाइडिंग सोर्स ऑफ मिल्क, मीट, फाइबर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजों में कैमल है, ये हेल्प करते हैं। तो याद ये रखना कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स जो है ये दिया गया है 2024 को, ठीक है।
उसके ऊपर हमारे पास गोवा की हिस्ट्री के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल अभी रिसेंटली किया है। गोवा डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। गोवा डे मतलब जिस दिन गोवा इंडिया के साथ मिलाया गया, उस डेट की अगर हम बात करते हैं दैट इज 1961। 19 दिसंबर 1961 में जो गोवा है ये इंडिया के साथ जुड़ता है, क्योंकि 1510 मैंने हिस्ट्री में आपको पढ़ाया था। 1510 में जो अल्फोंसो अल्बुकार्की है, दैट वाज पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया, उसके द्वारा गोवा को खोजा गया था बोल सकते हो। 1530 के अराउंड पोर्तुगीज ने कलिकत से अपनी जो कैपिटल है वो गोवा शिफ्ट की थी। तब से लेके 1510 से लेके 1961 मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस गोवा किसके कंट्रोल में रहा है? पोर्तुगीज के कंट्रोल में। गोवा वो लास्ट एरिया है आप बोल सकते हो जो इंडिया ने कॉलोनियल पावर से फ्री करवाया है। दैट वाज गोवा ऑन 19 दिसंबर 1961। तो इस बार आप बोल सकते हो इंडिपेंडेंस जो डे है एक तरीके से गोवा का वो सेलिब्रेट किया गया, ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा इंडिया का 25वां स्टेट जो है ये गोवा बना था कब? 1987 के अंदर। देखो 1961 में जब गोवा को इंडिया के साथ जोड़ा गया तो जोड़ा गया एज अ यूनियन टेरिटरी। 1961 तक गोवा जो है ये पोर्तुगीज के कंट्रोल में था। 1961 से लेके 1987 तक गोवा वाज यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया अलोंग विद दमन एंड दीव। इसके साथ गोवा को भी यूनियन टेरिटरी बनाया। बाद में 1987 में दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी ही रहने दिया, गोवा को स्टेट का दर्जा दे दिया आप बोल सकते हो, राइट। और हमारी उस टाइम पे 25वीं स्टेट बनी थी गोवा। तो ये आपने याद रखना है। नीचे आपको एक छोटी सी हिस्ट्री का दिया गया है जो हमने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा बहुत देखा है। तो वो क्रोनोलॉजी नॉट मच इंपॉर्टेंट, बस इंटरेस्ट के लिए एक बार पढ़ लेना, इसके ऊपर आपसे कोई नहीं पूछने वाला। अच्छा, यहाँ पे एक मिशन है वो आपने याद रखना है, दैट इज ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के तहत आप बोल सकते हो इंडियन आर्मी जो है उनके द्वारा गोवा को कब्जे में लिया गया। दैट वाज द ऑपरेशन जो आपने याद रखना है, ठीक है। दैट्स इट, यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। ऊपर जो डीलिमिटेशन वाला है ये तो हमने पॉलिटी के अंदर भी पढ़ा हुआ है, और रिसेंटली मैंने आपको एक एमसीक्यू जो है वो भी सॉल्व करवाया था। डीलिमिटेशन कमीशन, डीलिमिटेशन कमीशन का मतलब क्या है? एक ऐसी बॉडी जो हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिसाइड करती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब वो एरिया जहां से एक एमपी की सीट के लिए लोग इलेक्शन लड़ते हैं। ये एक एरिया है, इसके साथ दूसरा एरिया है, इसके साथ तीसरा एरिया है, इसके साथ चौथा एरिया है। और हमारे देश में ऐसे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। इसकी एमपी की, इसके एमपी लोकसभा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन से एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है, इधर है और इधर है। मैंने इन 6 डिस्ट्रिक्ट में से 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी है। इसमें पॉपुलेशन है 100 बंदे, इसमें पॉपुलेशन है 150, इसमें पॉपुलेशन है 150, इसमें है 200, इसमें है 100, इसमें है 100। अगर मैं ऐसे कर दूं कि इन दोनों को मिला दो जी, या फिर इन तीनों को मिला दो, टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी? 150, 150, 300, 100, 400 पॉपुलेशन होगी। यहाँ पे कितनी होगी? 200, 100, 100, कितनी होगी टोटल? ये भी 400 होगी। सही हो गया ना? अब ये तो सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर मैंने देखा। मान लो इसमें आपके पास एसटी की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसमें भी आपके पास एसटी की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसमें भी आपके पास एसटी की पॉपुलेशन ज्यादा है। यहाँ पे नो एसटी, नो एसटी, नो एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब है ही नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ? शेड्यूल्ड ट्राइब की एक अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी बना रहा हूँ, वो गड़बड़ हो जाएगी वहां। आपको क्या करना पड़ेगा? मिक्सअप करना पड़ेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के या कौन से ब्लॉक्स को मिला के मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाऊं। बहुत सारी चीजें इंश्योर करनी पड़ेंगी कि वहां पे ऐसा ना हो कि जो हाई क्लास आपके एरियाज है उनको आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दो, जो पिछड़े हुए एरियाज है उसको दूसरी बना दो, जहां पे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दो, जहां पे अनपढ़ जनता की गिनती ज्यादा है उसको दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दो। ये सब नहीं होना चाहिए।
आप ये नहीं कर सकते एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आपके पास 10 करोड़ जनता है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 करोड़ ही है। तो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपको एक जैसी जनता रखनी है। तभी मैंने आपको बोला इंडिया की टोटल जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो डिसाइड की गई बाय द डिलिमिटेशन कमीशन इन 2002। और ये जो 2002 में डिसाइड की गई थी ये आपकी 2026 तक क्या है, 2026 तक ये फिक्स्ड है। क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन किसने बिठाना होता है, ये पार्लियामेंट ने बिठाना होता है। क्योंकि जैसे ही सेंसस आएगा आपका, 2001 का सेंसस आया, 2002 में आपका डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास किया पार्लियामेंट ने और इस कमीशन को बिठाया। इस कमीशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड की जाएंगी कि किसी स्टेट में एमएलए की कितनी सीट्स होंगी और पूरे देश में एमपी ऑफ लोकसभा की कितनी सीट्स होंगी। और इन्होंने जो डिसाइड किया है उसको ना कोई कोर्ट, ना कोई लोकसभा, ना कोई विधानसभा, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। और डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर जो मेंबर होते हैं, जैसे कि स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर हो सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो सकता है, इन सब की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। बट सेंट्रल सरकार का डिलिमिटेशन कमीशन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, आप बोल सकते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूज चल रही है रिलेटेड टू इलेक्शंस, तो इसीलिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा बोला गया है कि डिलिमिटेशन कमीशन को जो एसटी की टोटल रिजर्व्ड सीट्स है, अब ये भी डिलिमिटेशन कमीशन बताता है कि अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन कितनी सीट एससी के लिए, कितनी सीट एसटी के लिए रिजर्व होनी चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे क्या क्या चीजें इसके अंदर हमारे पास है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस लिखो जो तुम लोग लिख के लेके आओ। पहला क्वेश्चन तो लिखो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स electric vehicles are environment friendly, are environment friendly, environment friendly technology for environment friendly technology for transportation, technology for transportation, comma, critically analyze, critically analyze implementation of, critically analyze implementation of National Electric Vehicles Mission, National Electric Vehicle Mission and its challenges, and its challenges. तो क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन। क्या था वो, कब आया, उसके अंदर सरकार ने क्या क्या एफर्ट्स किए, कैसे उसको इंप्लीमेंट किया, फेम स्कीम, फेम 1, फेम 2, ये सब आएगा। फिर उसके क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिले कि वो मिशन अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया है। नंबर 2 जो आपने लिखना है, चाइल्ड लेबर के ऊपर, तो लिखो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर इन इंडिया, prohibits child labor in India, but it is still a hurdle, but it is still a hurdle, still a hurdle for the development of Indian society, still a hurdle for the development of Indian society, comma,
critically analyze child labor and its implications. Critically analyze child labor and its implications in India राइट। तो यहाँ पे आपने चाइल्ड लेबर के बारे में बताना है, चाइल्ड लेबर क्या है, हमारे देश में क्या क्या इसके रिलेटेड लॉज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सब बताना है आपको। ठीक है, फिर यहां तक इसको करना, बाकी हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। समझ आया ये सारा? ठीक है जी।